इमरान खान साहब से मुलाकात कैसे हुई, क्या वो सिनेरियो क्या था? उस वक्त तो तहरीक इंसाफ जो थी वो एक मुख्तसर सी जमात थी, जब इसे तांगा पार्टी कहा जाता था। हम साथ वाले कमरे में बैठे इस्लाम था, तो थोड़ी देर बाद मैं गया तो खान साहब ने कहा हाँ भाई तो तैयारी पकड़ लो। मैंने कहा जी किस चीज़ की? उन्होंने कहा था कि तुम जब ये होगा तो तुम अब ज्वाइन करोगे, तो नाउ द टाइम इसका। एक दौर था जब फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब वो DGISI हुआ करते थे। उनको पता चला कि अब उनका वक्त पूरा हो गया। शायद मुलाकात भी हुई थी आपकी उनसे, या उन्होंने आपका दफ्तर विजिट भी किया था। आपने उस वक्त क्या देखा कि उनके दिमाग में क्या चल रहा था? वो बेसिकली चाहते क्या थे उस वक्त आपसे? मिसअंडरस्टैंडिंग जो थी, जिसे आसिम साहब उस वक्त कह रहे थे खान साहब की और मेरे दरमियान, मिसअंडरस्टैंडिंग बेसिकली थी क्या? सुनने में ये मिलता है कि वो बुशरा बीबी से भी मुलाकात करना चाहते थे कि अगर इमरान खान साहब को वो अप्रोच नहीं कर पा रहे तो बुशरा बीबी से भी मुलाकात हो जाए तो वो काम चल जाएगा। क्या वाकई मुलाकात करना चाहते थे बुशरा बीबी से? 3 स्टार जनरल के साथ जो DGMI भी रहा हो, DGISI भी रहा हो, उसको यक जुम्बश कलम नहीं हटाया जाता। उन्होंने कहा नहीं ये वो है, जनरल बाजवा वाज ऑन बोर्ड, ये सब कुछ है, तुम लोग परेशान ना हो। मैंने कहा जी आधी कैबिनेट परेशान है। जो उनकी नेचर है जनरल साहब की, उन्होंने बदला लेने की ठानी, उसके लिए फिर जाहिर बात है उन्होंने जो बाकी लोग भी बदला लेने की लाइन में बैठे हुए थे उनको साथ में लाया और वो बदले का सिलसिला भी जारी है। जी जारी है बदले का सिलसिला। जो उस्मान बुज़दार के सेक्रेटरीज थे, उस्मान बुज़दार के ऑफिस के जितने जो सरकारी मुलाजमीन थे, सिविल सर्वेंट्स थे, वो आज आपको सारे नजर आते हैं मरियम नवाज के साथ। पाकिस्तान फौज अब वो फौज नहीं रही जो एक प्रोफेशनल सिपाह है। पाकिस्तान फौज एक बहुत बड़ी कॉरपोरेशन बन चुकी है। जिस चीज़ के ऊपर जनरल फैज़ का कोर्ट मार्शल हो रहा है, ये स्टोरी भी उस ज़माने में गर्दिश की थी। शाहिद खान साहब एक दफ़ा स्पेशल ट्रिप पे लंदन गए थे और लंदन जाके इन्होंने बाकायदा मियाँ साहब को कहा था कि जी वो हुकूमत तैयार है इमरान खान का तख्ता उल्टने के लिए, लेकिन वो कहते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म जो है ना वो सिर्फ कोई काबिले एतमाद आदमी बन सकता है जिस पे दोनों साइड्स एतमाद कर सकें। मैं जो आज भुगत रहा हूँ सिर्फ इसलिए भुगत रहा हूँ कि मेरी जो चार्जशीट है ना शहबाज शरीफ के सामने या उसकी औलाद के सामने, वो ये है कि मैंने इन लोगों को रास्ता दिखाया कि जी इधर से जाएं, वो फलानी जगह जाएं तो इधर से ये पकड़ा जाएगा। बस हमारा तो सिर्फ इतना कसूर है। आप किस तरह इस फाइंडिंग के ऊपर पहुंचे कि जी नवाज शरीफ को जो है वो जाने दिया जाए, नहीं तो पल्ले पड़ने वाला है? हमारे काजी फायज ईसा साहब, उन पर एक केस बनाया गया था, किसके कहने पर बनाया गया था? जब बेसिक तस्दीक की तो पता चला जी कि वो जो खातून हैं वो दरअसल काजी साहब की अहलियां हैं। 190 मिलियन पाउंड केस अलकादिर ट्रस्ट पे जिसे नाम दिया जाता है, उसमें आपका बड़ा जिक्र किया जाता है और ये कहा जाता है कि उसमें आपका बड़ा अहम किरदार था। क्या किरदार था सर आपका उसमें? सर कहने का तो मुझे नहीं पता, लेकिन केस 100% सच्चा था। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मौजूदा क़यादत, इमरान खान की वो रिहाई की तहरीक हो या बाकी मामलात हो, आप क्या समझते हैं कि ठीक ट्रैक पे हैं या कुछ प्रॉब्लम्स हैं जिन्हें सॉर्ट आउट करना चाहिए? अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू पॉडकास्ट विद RHM। आज इस पॉडकास्ट में जो शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं वो शख्सियत शायद किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। एक वक्त था कि पाकिस्तान में उनका तूती बोलता था और बाज़ हलकों में ये भी कहा जाता था कि पाकिस्तान में पत्ता भी उनकी मर्ज़ी के बगैर नहीं हिलता। मेरी मुराद कोई और नहीं बल्कि बैरिस्टर मिर्ज़ा शहजाद अकबर साहब है। थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम फॉर दिस पॉडकास्ट। नहीं वेलकम। आपने तारुफ में ऐसी चीज़ें कह दी जो मुझे भी नहीं पता था कि मेरी मर्जी से पता नहीं हिलता था। मेरी तो घर वाले बात नहीं सुनते थे, आपको किसने कह दिया कि मेरी मर्जी से पता है? सर बातें तो होंगी, काफ़ी सारी बातें होंगी, काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपसे पूछनी है, लेकिन सबसे पहले पूछना ये चाहूँगा कि शहजाद अकबर, बेसिकली शहजाद अकबर है कौन? शहजाद अकबर एक माड़ा सा आदमी है जी, पाकिस्तान का शहरी है और एक आम मिडिल क्लास इंसान है जो एक मिडिल क्लास घराने में पैदा हुआ। सारी तालीम बेसिक तो पाकिस्तान में ही हासिल की और कानून की तालीम जो है वो बरतानिया से हासिल की। थोड़ा बहुत काम किया इंटरनेशनली, फिर पाकिस्तान वापस चले गए और कोई 20-22 साल वहाँ पे प्रैक्टिस की, जिसमें बड़ी डाइवर्स प्रैक्टिस थी। मैंने आगाज़ जो है वो क्रिमिनल प्रैक्टिस से किया, फिर बीच में कमर्शियल काम भी किया, प्रोसिक्यूशन भी की, नैब में काम भी किया और फिर उसके बाद मेरा सिलसिला कुछ 10-12 साल का ह्यूमन राइट्स जो मेरा शिफ्ट हुआ वो 2009-10 के बाद हुआ। ड्रोन्स के ऊपर बड़ा एग्जॉस्टिवली काम किया, उसकी वजह से फिर मैं पूरी एक इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स लॉयर्स की आप कह लीजिए कम्युनिटी से जुड़ गया। तो वो जिस वजह से अक्सर पाकिस्तान में लोगों को गलत फहमी है कि मैं कोई बरतानिया से वारिद हुआ था, असल में मैं बरतानिया से तो वारिद नहीं हुआ था। वो जो 2009-10 से लेकर 2018 तक का जो पीरियड है
वो असल में मैं इस वक्त इंटरनेशनली ह्यूमन राइट्स के ऊपर काम कर रहा था, पाकिस्तान के ऊपर। तो मेरा ट्रैवल बहुत ज़्यादा था, जी जी। लेकिन मैं हमेशा रहता पाकिस्तान में था। लेकिन आपके बारे में तासुर यही है कि आपको शायद जो है वो इम्पोर्ट किया गया था पाकिस्तान। हाँ जी, वो तासुर असल जी में तासुर एक ऐसी चीज़ है जो रिसर्च उसमें नहीं होती। जी तो बहुत सारे लोगों का ये शायद सोचना समझना था, बल्कि यहाँ तक लोग समझते थे कि मैं ब्रिटिश नेशनल था। मैं अभी आज भी ब्रिटिश नेशनल नहीं हूँ, आज तो अभी तो मैं स्टेटलेस हूँ। तो वो तासुर अक्सर होता है, जिस तरह जी जी लोगों का एक रवैया बन जाता है कि जी वो शायद कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की वजह से और कुछ पोर्टफोलियो की वजह से। हत्या कि जब खान साहब ने मुझे कहा कि मैं आप चाहता हूँ कि आप ये काम करें, तो मैंने खान साहब को कहा कि जी अगर आप चाहते हैं मैं आपके साथ काम करूँ तो मुझे कोई अच्छा काम दें जिससे लोग मुझे अच्छे अल्फाज से याद करें। ये तो बड़ा सख्त काम है, ये अगर मैंने किया तो ये तो बड़ा लोग इसके ऊपर फिर जारी बात है, तकलीफ़ होती है लोगों को। लेकिन खैर वो आई थिंक इम्प्रेशंस जो हैं वो बनते हैं आपके प्रोफेशन की वजह से। आपका एक रोल होता है, उस ज़माने में जो रोल था मेरा ख्याल है मैंने अच्छा ही निभाया, जो लोग उसके बारे में कोई तासुर वैसा रखा। बट अदरवाइज़ मैं जी एक बड़ा आम सा इंसान हूँ। सर, इमरान खान साहब से मुलाकात कैसे हुई, या इमरान खान साहब ने जब आपको कहा कि शहजाद मैंने तुम्हें जो है वो मुशीर एहतसाब लगाना है, तो क्या वो स्नैरियो क्या था? देखिए, खान साहब से तो मुलाकात अब हर बंदा ही पाकिस्तान में ये दम भरता है कि जी वो पता नहीं बड़े बचपन के दोस्त थे। देखिए, इमरान खान तो हमारी जितनी जनरेशन है, पिछली 3 4 5 जनरेशनें उठाकर देख लें, सभी के लिए इमरान खान एक स्टार था। तो मैं भी बाकी लोगों की तरह पहले इमरान खान को एक स्टार के तौर पर ही जानता था। फिर देखिए, मेरी खान साहब से मुलाकात हुई जिस ज़माने में मैं नैब में होता था। तो उस ज़माने में चूँकि खान साहब शुरू से उनकी जो जमात थी एंटी करप्शन के ऊपर वो थी, तो उस चीज़ को लेकर जो है तारुफ़ उस ज़माने में हुआ। बल्कि शायद अगर मैं गलत नहीं हूँ तो पहली मेरी जो मुलाकात है वो हामिद मीर साहब के प्रोग्राम में, वो जो बैक रूम होता है, बैक स्टेज होता है, तो वहाँ पे खान साहब जो हैं वो आ रहे थे और उनका शो था, उसके बाद रिकॉर्डिंग थी। एक दिन ही शायद 2 शो की रिकॉर्डिंग थी। तो मैं उस किसी शो में पार्टिसिपेट करके बतौर एहतसाब के एक प्रोसिक्यूटर के जा रहा था। तो वहाँ पे पहली इस्लाम दुआ हुई। फिर उसके बाद जब NRO आया, मैंने रिज़ाइन कर दिया, उसके ऊपर फिर मैं पब्लिकली भी बात करता था। तो वहाँ से फिर थोड़ी सी कुर्बत थी। खान साहब इस्लाम दुआ थी उस वक्त, तो तहरीक इंसाफ जो थी वो एक मुख्तसर सी जमात थी, जब इसे तांगा पार्टी कहा जाता था इस दौर में। नहीं वो भी आई थिंक देखिए, पाकिस्तान में अगर आप पॉलिसी बेस या प्रिंसिपल बेस पॉलिटिक्स करेंगे और वो इलेक्टेबल्स की पॉलिटिक्स नहीं करेंगे तो आपकी जमात छोटी होगी। लेकिन इशू पे खान साहब जिस तरह है, एहतसाब के इशू के ऊपर, NRO के चैलेंज करने वाले लोगों में, तो जब NRO चैलेंज भी हुआ था तो तब भी खान साहब से ज़्यादा मुलाकातें रही। फिर उस वक्त भी खान साहब ने मुझे कहा कि आप जमात को ज्वाइन करें। तो मैं चूँकि गैर सियासी आप समझ लें या एक प्रोफेशनल वकील था, तो मैं ज़रूर था, लेकिन कोई सच में एक्टिव नहीं था पॉलिटिक्स में। फिर बाद में जब ड्रोन्स का काम मैंने शुरू किया तो फिर मेरी बहुत ज़्यादा जो थी उनसे मुलाकातें भी थी और वो चीज़ें थी। तो खैर वो सिलसिला चलता रहा। फिर हमारे काफ़ी दोस्त भी कॉमन थे जो जिनके साथ मैं काम करता था। फिर 2000 आई थिंक गालबन 10 या 11 में डिवोर्स के बाद जमाइमा पाकिस्तान में एक दफ़ा ही आई थी। जी। तो वो असल में मेरी दावत के ऊपर आई थी। हमने एक जिरगे का एहतमाम किया था इस्लामाबाद में, ट्राइबल एरियाज़ ड्रोन विक्टिम्स का, जिसमें इंटरनेशनल मीडिया के लोग भी आए थे। तो बस उसी तरह से सिलसिला था। तो उस वक्त खान साहब का ये कहना था, तो उस वक्त मेरा एक और हमारे दोस्त हैं कॉमन, क्लाइव स्टैफर्ड स्मिथ, तो उन्होंने खान साहब को कहा कि देखो ये ज़्यादा यूज़फुल है एज एन इंडिपेंडेंट लॉयर एंड ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट, तो जब कल आप वज़ीर-ए-आज़म बनेंगे तो ज़रूर इनको आपको ज्वाइन करना चाहिए। जी। सो फिर इत्तेफाक से ऐसा हुआ कि जब खान साहब वज़ीर-ए-आज़म बने तो मैंने उनको एक टेक्स्ट भेजा मुबारकबाद का। जिस तरह एक होता है रवायती कि जी कंग्रेचुलेशंस यू फाइनली डन इट, तो ऑल द बेस्ट लक ये वो। और मेरी उस वक्त आई थिंक उस बात के कोई हफ्ते बाद मेरी फ़्लाइट बुक थी। हम फैमिली के साथ उस यूरोप में हमेशा महीने के लिए आते थे समर में, जो एक वेकेशन होती है ना पाकिस्तान में अगस्त के महीने की, जुलाई एंड में कोर्ट्स की भी छुट्टियां होती हैं। तो वो मैं उसके लिए आ रहा था बरतानिया, पहले बरतानिया और फिर मैं स्पेन वगैरह और जर्मनी जा रहा था। तो मुझे नईम भाई का फ़ोन आया। अच्छा, कि मैंने बुखारी साहब का? नहीं, बुखारी साहब तो कहीं भी सीन पे नहीं थे। नईमुल हक साहब का। तो नईम भाई का फ़ोन आया। उन्होंने मुझे कहा कि उनका एक टिपिकल अंदाज़ होता था, अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे, पार्टनर किधर है? मैं कहा जी पार्टनर घर पे, उसने उधर होना है। जी। तो तू आया नहीं? मैं कहा जी वो मैंने कहा उधर रश होना है। मैं तो वैसे ही आपको पता है रश वाली जगह तो मुझे अच्छी नहीं लगती। मैंने कहा जी अभी रश होना है, किसी दिन आके मुबारक इन पर्सन दे जाऊँगा, मैसेज मैंने कहा। कहता नहीं और मैसेज के ऊपर ही खान ने कहा बुलाओ उसको। अच्छा।
मैंने कहा जी ठीक है, कब आ जाऊँ? तुम अभी आ जाओ। शाम का टाइम था। मैंने कहा जी ठीक है, मैं आ जाता हूँ। खैर मैं चला गया जी बनी गाला। आपको पता है बनी गाला उस वक्त बड़ी, मुझे कोई पहचानता भी नहीं था। वो थल्ले गेट तो 10 के उत्ते जानते जानते भी बड़ा टाइम लग जाता। तो खैर वो मैं गया, वो नईम भाई ने मुझे रिसीव किया और कहते हैं बैठ जाओ। तो मैं बैठ गया। तो थोड़ी देर बाद और खान साहब के साथ मीटिंग्स जारी थी उस वक्त। बहुत सारे कुछ लोगों से मेरी पहले ही इस्लाम दुआ थी, फवाद चौधरी थे, अलीम खान थे, इन सब से थी। तो हम साथ वाले कमरे में बैठे इस्लाम दुआ। तो थोड़ी देर बाद मैं गया तो खान साहब ने कहा हाँ भाई तो तैयारी पकड़ लो। मैंने कहा जी किस चीज़ की? तुमने कहा था, क्लाइव ने कहा था कि तुम जब ये होगा तो तुम इधर अब ज्वाइन करोगे, तो नाउ द टाइम हैज़ कम। जी जी। मैं कहा जी अच्छा। मैंने कहा मैं तो कुछ पता नहीं है, तो इस तरह मैं तो अगले हफ्ते जा रहा हूँ कि उन्होंने कहा नहीं तो मैं कहीं नहीं जा रहे, भी बड़ा ज़रूरी टाइम है, तो यू आर स्टेइंग है। अच्छा उस वक्त मुझे नहीं बताया कि आपने एहतसाब के वो, तो मैं चाहता हूँ कि तुम रोज़ इधर आओ और हेल्प मी आउट। अच्छा। मैंने कहा जी ठीक है मैं आ जाऊँगा। अच्छा मेरे दिल में ये था कि यार मेरी टिकट है, आपको पता है एक मिडिल क्लास आदमी टिकट भी 6 महीने पहले बुक कराता है कि ज़रा उसकी सस्ती मिल जाएगी। सस्ती मिल जाती है। तो खैर वो इस तरह से सिलसिला शुरू हुआ। फिर उसके कुछ रोज़ बाद खान साहब ने कहा कि मैं ये चाहता हूँ कि तुम एहतसाब का काम संभालो। ओके। अच्छा उस वक्त मेरे जहन में नहीं था। मैंने कहा जी कि मैं तो 10 साल पहले काम किया था, छोड़े मैं नहीं ये काम करना चाहते, बड़ा बुरा काम है। जी जी। आप किसी और बंदे को कहें। मैंने कहा जी कोई बंदा नहीं है, तुम नहीं करना है। सो दिस इज़ हाउ आई जॉइंड हिज कैबिनेट। तो अच्छा मुझे उस वक्त कैबिनेट की पोस्ट का भी नहीं था, बिकॉज मैं आई एम द लीस्ट ऑफ द पर्सन। तो खान साहब ने उस वक्त भी बल्कि कहा कि एडवाइज़र। तो मैंने कहा जी कि देखिए मैं वैसे काफ़ी यंग हूँ, उस वक्त मेरी उम्र 40 साल जी जी। भी नहीं थी। तो क्योंकि मैं रोज़ वहाँ बैठता था और मैं देखता था कि बड़े सीनियर लोग आते हैं, और वो नॉन इलेक्टेड जो थे उसमें बाबर अवान साहब थे, अपना रज़ाक दाऊद साहब थे, और लोग थे। और जाहिर बात है हर बंदा कहता था जी कि मैं पहले वज़ीर रहा हूँ, वफाकी वज़ीर रहा मुझे भी हूँ, कहीं ना कहीं तो कहीं मुझे एडजस्ट जो कर आपने दिया जहाँ जाए। एडजस्ट करना है वो जी मेरा जी। उसके मुताबिक होना जी जी। चाहिए। तो मैंने उससे खान साहब को कहा जी कि आपके तो 5 एडवाइज़र की इजाज़त है आइन के जी मुताबिक, जी। आपके तो 20 तो मैं देख चुका हूँ, रोज़ गिनता हूँ मैं बैठ के। तो ये आपको बड़ा मसला आएगा। जी तो जी। मुझे आप कोई भी नीचे SAPM वगैरह लगा दें तो वो ठीक है। तो मैंने कहा ठीक है। सो दिस इज़ हाउ एक्चुअली इट स्टार्टेड। ठीक हो गया सर। मुझे याद पड़ता है कि एक दौर था जब इस वक्त के मौजूदा आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब जो हैं वो DGISI हुआ करते थे। जी और DGISI साहब को जब हटाया जाने लगा, उनको पता चला कि अब उनका वक्त पूरा हो गया और अब शायद कोई और आएगा, तो उन्होंने आपसे कांटेक्ट करना शुरू किया था। उस वक्त शायद मुलाकात भी हुई थी आपकी उनसे, या उन्होंने आपका दफ्तर विजिट भी किया था। आपने उस वक्त क्या उन देखा कि उनके दिमाग में क्या चल रहा था, वो बेसिकली चाहते क्या थे उस वक्त आपसे? नहीं, वो ऐसे नहीं है कि उनसे उस वक़्त मुलाकात हुई थी। देखिए जिस वक़्त DGISI ये प्रमोट होने से पहले DGMI हुआ करते थे। जी जी। और 2017 जब नवाज शरीफ की को फारिग किया गया, उस वक़्त से लेके 2018 जब तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत में आती है, तो उस वक़्त थ्रू आउट दिस पीरियड आसिम मुनीर साहब मेजर जनरल थे और ओके। DGMI थे। जी जी। फिर इनकी प्रमोशन होती है और ये फिर आ जाते हैं एज DGISI। जी जी। और गालबन ये आई थिंक अक्टूबर नवंबर का महीना होगा जब ये आते हैं। अब देखिए मेरा जो पोर्टफोलियो था उसके अंदर मैं जब आया था तो मैं सिर्फ मुशीर एहतसाब था। जी जी। मुशीर एहतसाब जो है वो किस चीज़ का मुशीर है? नैब तो इंडिपेंडेंट है हुकूमत से। जी जी। तो अब जाहिर बात है उसके साथ फिर मेरा नोटिफिकेशन अमेंड होता है और फिर उसके अंदर इंटीरियर शामिल की जाती है। ओके। जब इंटीरियर शामिल होती है तो चूंकि आपने एहतसाब के मामलात को देखना है तो फिर उसमें FIA आ जाती है। फिर हमने सूबे जहाँ पे हमारी हुकूमत थी जी वहाँ जी। भी काम शुरू किया। और जो इंटरनल सिक्योरिटी के मैटर्स और पैराडाइम्स होते हैं और इंटीरियर मिनिस्ट्री का सबसे ज़्यादा वाह वास्ता जो ना ISI से पड़ता है। जी तो जनरल साहब से जो है वो जिसे कहना वाह वास्ता तो आपका उसी वक्त से शुरू हो गया था। जी जी। तो फिर जाहिर बात है कि अब इसे अनफॉर्चुनेटली मैं कहूँगा कि ISI का बहुत ज़्यादा जो है ना आना जाना होता है प्राइम मिनिस्टर प्राइम हाउस या मिनिस्टर हाउस में, हर चीज़ में। हाँ उसकी 2-3 जी वजूहात हैं। एक तो ये है कि DGISI इज़ डायरेक्टली अंडर प्राइम मिनिस्टर ऑन पेपर्स। जी। ठीक है, वो मने ना मने लेकिन होता वो प्राइम मिनिस्टर जी के साथ अंडर। एंड सेकेंडली जाहिर बात है उस वक्त तो बाजवा साहब भी रोज़ उल्टे ही होते थे। जी। हमारे आधे बिस्कुट तो ये दोनों खा जाते थे, मतलब फौज वाले खा जाते थे आके। तो उस वजह से बिल्कुल उनके साथ हम क्लोजली काम कर रहे थे। बल्कि जिस सुबह नोटिफिकेशन सॉरी इनका होता है, ट्रांसफ़र होता है, तो उस रात गालबन मैं और अली जैदी जो थे जी जी। हमारी एक मुलाकात थी इनके साथ, DG साहब के साथ, जो रात देर गए थी। खाना शाना भी था, काफ़ी गपशप भी लग रही थी, मुख्तलिफ इशूज़ थे जो डिस्कस करने थे, कुछ पॉलिटिकल थे, कुछ ऐसे ही जी जी। महकमाना थे।
तो बड़ा उस वक्त ना उनके वहमो गुमान में था, और यकीन जानिए हमारे भी वहमो गुमान में नहीं था ये हो जाना कि ये कुछ हो रहा है, बिकॉज एट टाइम्स आपको नहीं पता होता। जी। तो नेक्स्ट डे जब इनके वो हुई तो उस वक्त तो नहीं था, मुझे मैसेज आता है, बल्कि कॉल आती है गालिबन इनकी, कि मैंने पीएम से बात करनी है और मेरी बात नहीं हो रही, तो मेरी बात कराएं फौज। अब मैं बड़ा थोड़ा सा हैरान हुआ, मैंने कहा यार ये DGI ने बात करनी है पीएम से, तो मेरे नल की कम है, वो तो पूरी फौज ही पीएम के घर में होती है ना। देखें MS एक ब्रिगेडियर होता है, उसके साथ एक ADC मिलिट्री का होता है, बाकी 2 फौजों का होता है। तो मैंने कहा सर वो तो MS, कहते नहीं यार वो फ़ोन ही नहीं मिल रहा, तो तुम बात करो पीएम से, कोई बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, तो आई नीड टू टॉक टू हिम, और बस किसी तरीके से मेरी बात करो। मैंने कहा जी ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ। तो मैंने उसके बाद जो सबसे पहले ADC को फ़ोन किया। अच्छा, ये और वीकेंड था, तो मैंने ADC को फ़ोन किया और उससे पूछा कि भाई क्या पोजीशन है। अच्छा, वो थोड़े से फ्रैंक थे क्योंकि ये यंग होते हैं सारे, तो उसने कहा सर बाहर खड़े हैं। मैंने कहा बाहर क्यों खड़े हो, अंदर क्यों नहीं, बनी गाला। कहते सर आज दाखिला ही अंदर बंद है। अच्छा। तो बॉस अंदर आज तो दरवाज़ा नहीं खोल रहा। मैंने कहा अच्छा वेरी स्ट्रेंज। तो मैंने कहा यार वो DGI की कॉल थी तो उनकी बात, कहते सर हम भी कोशिश कर रहे हैं। मैंने कहा अच्छा चलो लेट मी स्पीक टू MS। फिर मैंने MS को फ़ोन किया, MS से पूछा, उन्होंने कहा सर कि यही हम सुबह से कोशिश कर रहे हैं एंड ही इज़ नॉट विलिंग टू स्पीक टू। जी जी। फिर उसके बाद मैंने प्रिंसिपल सेक्रेटरी से भी रब्ता किया, उनसे भी पूछा, सबको किसी को भी ये नहीं था। एनीवेज आई देन कन्वे टू जनरल साहब कि जी वो हम, अब मैंने उनको ये तो नहीं कहा कि उधर से चिट्टा इनकार है। जी जी। मैंने कहा जी कि क्योंकि देखिए एक और बड़ा होता है ना, वो सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप में बैलेंस रखना भी हमारे जैसे बीच के लोगों का काम होता है कि अगर उसने कुछ सख्त बात कह भी दिया तो आप बाहर जाके नहीं नहीं आपकी बड़ी तारीफ कर रहे थे। तो वो मैं उस वक्त उनको कहा कि जी मैं कोशिश कर रहा हूँ लेकिन वहाँ से कुछ हो नहीं रहा, MS भी जो है उनका भी रब्ता नहीं है, और कहते हैं तो मैं सारा कर चुका हूँ। फिर उन्होंने दोहराया कि मिसअंडरस्टैंडिंग। मैंने कहा जी ठीक। देन आई कॉन्टैक्टेड अली ज़ैदी, जी जी, क्योंकि रात को ही वो मेरे साथ थे। तो मैंने उनसे भी पूछा कि मैंने कहा, तो उसने कहा भाई मुझे भी यही कॉल आई थी और मैं भी ट्राई कर रहा हूँ, लेकिन उस वक्त खान साहब को ना IK कहते सर, तो IK इज़ नॉट पिकिंग अप, या हम बॉस कहते थे। तो हमने कहा जी ठीक है। मैंने खान साहब को भी कॉल की, बाय द वे कॉल उनको करते नहीं थे हम, क्योंकि वो ही इज़ वेरी क्विक विद द फ़ोन। वो आपको मैसेज आप उनको करें ना, अनलेस वो 3-4 घंटे जो सोते थे, उसके अलावा ड्यूरिंग दैट टेन्योर ही विल इमीडिएटली रिस्पॉन्ड। अच्छा, ये मतलब दिस वाज नेवर द केस कि आप खान साहब को मैसेज वज़ीर आज़म आपकी जो एक कांटेक्ट करते थे आप, जी, काबीना के सारे लोग जो थे वो आई थिंक उनके साथ बिफोर प्राइम, पहले आपको तो BBM का ज़माना होता था, तो उस वक्त भी खान साहब BBM पे हर वक्त होते थे। ईमेल को इमीडिएटली रिस्पॉन्ड करते थे। ही इज़ हाई टेक, तो वो है, और फ़ोन भी वो इमीडिएटली, एंड इट विल बी वेरी, इवन एज PM हमें पता लग जाता था येस नो ओके, इतना, इससे तो इमीडिएटली हो जाता था। सो मैंने उस दिन कॉल भी की, ही डिडंट पिक अप। तो बस वही हुआ। फिर जब हमने उनको बता दिया तो आई थिंक आफ्टरनून में वो आ गया, ऐलान आ गया ISPR की जानिब से। मिसअंडरस्टैंडिंग जो थी, जिसे आसिम साहब उस वक्त कह रहे थे कि जी ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग है खान साहब के और मेरे दरमियान, तो मिसअंडरस्टैंडिंग बेसिकली थी क्या? देखिए मिसअंडरस्टैंडिंग अब क्या थी ये तो खान साहब ही बता सकते हैं, या इसमें कहते हैं ना अपना अपना वो है वर्जन, तो खान साहब का एक होगा जो उन्होंने आज तक पब्लिकली बताया नहीं जी। तो आई थिंक आई विल लीव फॉर हिम टू टेल दिस स्टोरी वन डे। आसिम मुनीर साहब फरमाते हैं कि उन्होंने जनाब गालिबन जो बुशरा बीबी थी प्राइम मिनिस्टर की जो वाइफ थी, उनसे मुतल्लिका कुछ फाइल्स या कुछ रिकॉर्डिंग्स जो हैं प्राइम मिनिस्टर को दी। अच्छा। जिसकी वजह से वो जनाब नाराज़ हो गए और उन्होंने उनको बदल दिया। अब इस वाली स्टोरी को मैं मान लेता अगर इसमें कुछ अभाम ना होते जी। देखिए वो जो रिकॉर्डिंग जिसका वो जिक्र करते हैं उसमें वो एग्जैक्टली क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं, उसके बाद उस वक्त से लेकर आज के वक्त तक उस इशू को लेकर क्या किया गया, कुछ भी नहीं किया गया। हमने कोई उसका फॉलो अप नहीं देखा अगर वो इतना ही बड़ा मसला था। सो मुझे नहीं लगता ये बात दुरुस्त है। हाँ, इसके बरक्स जो बातें कुछ हमारे इल्म में हैं कि कुछ और दोस्त बरादर ममालिक जो थे वो उनके बिहेवियर को लेकर शिकायतें कर चुके थे। अच्छा। बाजवा साहब भी उनकी जो वे ऑफ डीलिंग थी उससे खुश नहीं थे जी। और इस वजह से जो है वो ये चीज़ें हुई। मेरी एक ज़ाती राय है जो मैंने उस वक़्त भी खान साहब से की और मैं आज भी उसको मेंटेन करता हूँ, और ये बात मैं बार बार दोहरा भी चुका हूँ। ये तो हो गया ना, ये वीकेंड सैटरडे था जिस दिन ये इनका ऐलान होता है, या संडे था, तो मंडे की सुबह
जब खान साहब आते थे तो उनको हमेशा ऑफिस में रिसीव उनका स्टाफ करता है, तो मैं चूँकि पीएम ऑफिस में होता था और हाउस में होता था, तो उनको प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म खान और मैं ही रिसीव करते थे हर सुबह अलॉन्ग विद एमएस। ठीक कि जी रिसीव किए, वो आए, खान साहब बैठे, सुबह डायरी निकलती थी, उसमें से कोई आधे पौने घंटे की बाकायदा होता था कि आज दिन में क्या क्या होना है, वो सारा का। तो जैसे ही उस दिन हम कमरे में आए तो एक रवायत होती थी कि वो नाश्ता ऑफिस आके करते थे, तो 1 या 2 देसी अंडे आता था, वो वेटर रखता था, खान साहब उसका शुक्रिया अदा करते थे और वो जाता था। जैसे वो बाहर गया मैंने कहा सर आपने बड़ी ज़्यादती की, कल आपने फ़ोन ही नहीं उठाया और इतना बड़ा आपने, मतलब मैंने लफ्ज़ तो मैंने नहीं इस्तेमाल किया वो, लेकिन जो आज की अगर आप बॉलीवुड की ज़ुबान में कहें तो आपने इतना बड़ा कांड कर दिया। मुझे खान साहब ने मेरी तरफ देख के कहते हैं मैंने इसीलिए फ़ोन नहीं उठाया, तुम लोग बहुत बुज़दिल हो। मैंने कहा सर ये बुज़दिली की बात नहीं है। फिर मैंने इमीडिएटली कहा कि जी अकबर बादशाह के ज़माने में जब वो अपने किसी जर्नैल को फारिग करना चाहता था तो उसको फारिग नहीं करता था, उसको बिहार बगावत को चलने के लिए भेज देता था। अच्छा। उधर उस ज़माने में ना बिहार में बड़ी सख्त बगावत होती थी, बंदा बचता ही नहीं था। अच्छा। तो या फिर वो हज पे भेज देते थे, उधर भी बंदा आपको पता 2-3 साल के लिए हज पे चला जाता था, पैदल जाना पड़ता। तो मैंने कहा सर कोई इस किस्म का काम कर लेते, आप एक फ़ौज के पैराए में किसी 3 स्टार जनरल के साथ जो DG MI भी रहा हो, DG ISI भी रहा हो, उसको यक जुम्बशे कलम नहीं हटाया जाता। उन्होंने कहा नहीं ये वो है, जनरल बाजवा वाज ऑन बोर्ड, ये सब कुछ है, तुम लोग परेशान ना हो। मैंने कहा जी आधी कैबिनेट परेशान है। तो ये और ये हकीकत थी। मेरे ख्याल में आधी नहीं, पूरी कैबिनेट ही उस वक्त तो परेशान नहीं, आधी को तो पता ही नहीं था ना क्या हो रहा है। तो चलो जिनको द पीपल हु वर इन द नो ऑफ इट वो परेशान थे और हमारा ये ख्याल था। और मेरा ख्याल है उस वक़्त से ये बैड ब्लड क्रिएट हो गया था और जो उनकी नेचर है जनरल साहब की, उन्होंने बदला लेने की ठानी। उसके लिए फिर जारी बात है उन्होंने जो बाकी लोग भी बदला लेने की लाइन में बैठे हुए थे उनको साथ में लाया और वो बदले का सिलसिला भी जारी है। जी जी जारी है बदले का सिलसिला, ये बदलापुर बन चुका है ना। देखें हर कोई काजी फैज़ ईसा ने बदला लिया खान साहब से, बिल्कुल ऐसे ही है। नवाज शरीफ ने बदला लिया, ताकि नवाज शरीफ बदला इमरान खान से नहीं लेना चाहता, लेना तो वो चाहता है जनरल बाजवा से, लेकिन आसिम मुनीर से, लेकिन उनसे वो ले नहीं पा रहा ना। तो अब उसके हाथ जिधर जिधर पड़ रहे हैं ना, इमरान खान पे चलो पड़ गया, अब जनरल फैज़ पे पड़ गया। लेकिन कल भी जो उसने रिकॉर्ड अपनी एक प्रेस टॉक की मियाँ साहब ने बड़े अरसे बाद, जी वो दरअसल बता रही है कि वो अपना कीना नहीं भूले, वो आज भी बाकी लोगों से जिस दिन उनको मौका मिला वो बदले लेंगे। बिल्कुल। मेरे ख्याल में तो ये सिचुएशन वो सारी बनी थी कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। तो नवाज शरीफ साहब और आसिम मुनीर साहब की दोस्ती तो वही है कि दुश्मन एक है, हमारी दुश्मनी बाद में देखेंगे, पहले जो है वो उधर इमरान खान साहब जी, अदरवाइज तो क्या कॉमन है उनके बीच। जी बिल्कुल ऐसे ही है। सर जो वो फाइल लेके गए थे आसिम मुनीर साहब, क्लेम करते हैं कि जी कुछ रिकॉर्डिंग्स थी, कुछ फाइल्स थी, वो मैंने इमरान खान साहब के पास जाकर रखी। वो कहा यह जाता है कि बुशरा बीबी के हवाले से थी, लेकिन एक तरफ वो फाइल्स बुशरा बीबी की ही लेके इमरान खान साहब के पास जा रहे थे और दूसरी तरफ फिर सुनने में ये मिलता है कि वो बुशरा बीबी से भी मुलाकात करना चाहते थे कि अगर इमरान खान साहब को वो अप्रोच नहीं कर पा रहे तो बुशरा बीबी से भी मुलाकात हो जाए तो वो काम चल जाएगा। क्या वाकई मुलाकात करना चाहते थे बुशरा बीबी से? देखिए अब ये चीज़ तो रिकॉर्ड पे आ चुकी है। इस पे सबसे पहले खान साहब ने जेल से ही ये बात बताई पब्लिक की, और उसके बाद इसकी कन्फर्मेशन गालबन जो है जिनको उन्होंने अप्रोच किया था वो जुल्फ़ी बुखारी थे, वो भी SAPM थे, और उन्होंने भी इस बात की कंफर्मेशन कर दी है। अब सिर्फ कंफर्मेशन जनरल साहब की तरफ आना रह गई है, और यही बात बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि अगर आप इतने ही मोटिवेटेड थे कि जी कुछ गलत हो रहा है तो आप फिर उनको जाके क्यों मिलना चाहते थे और क्यों आप अपनी एक्सप्लेनेशन देना चाहते थे। इसका मतलब ये है कि ये स्टोरी पब्लिक के लिए तो ज़रूर बनाई गई है लेकिन इसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। अच्छा सर, जब ये फाइल गई उस वक्त मुशीर एहतसाब आप थे। अब बतौर सपोजिटली जब फाइल गई ना, जी मैंने तो आज तक ना कभी वो फाइल देखी ना कभी इल्ज़ाम सुना, हमने तो अब आके सुना था जी कि कोई फाइल गई थी। आपने नोट नहीं किया कि पंजाब के अंदर शायद कोई गैंग है उस्मान बुज़दार और उसमें बुशरा बीबी का भी नाम डाला जा रहा है और साथ कोई फ़रा गोगी नामी खातून है, ये मिलके कोई ट्रांसफ़र पोस्टिंग कर रहे हैं और उसके पैसे ले रहे हैं। आप बतौर मुशीर एहतसाब उसके ऊपर बिल्कुल आपने ना उसकी तरदीद की ना तस्दीक की और उस वक्त आप खामोश रहे। क्या वाकई करप्शन हो रही थी या इमरान खान साहब से वफादारी का तकाजा था? नहीं, इसको थोड़ा सा आप रिवाइंड करें। देखें 2-3 चीज़ें हैं।
पहली चीज़ ये है कि ऐसी कोई फ़ाइल या ऐसी कोई गुफ्तगू उस ज़माने में एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। अगर आप आर्काइव्स भी उठाकर देख लें जी जी कि आसिफ, याद देखें ना, आसिफ मुनीर साहब वहाँ से गए थे तो गुजरांवाला जब लग गए थे, कोर कमांडर उधर से ही प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते, 2 खबरें छपवा देते कि जी आसिफ मुनीर ने फ़ाइल दी थी इसलिए ये हुआ। इट वाज नेवर देयर ऑन एनीवेयर। ठीक, एक चीज़ तो ये जहन में रखें। अच्छा, दूसरा ये है कि अगर इस तरह की कोई चीज़ होती तो उसका भी एक बाय द वे सिस्टम होता है। अब मिसाल के तौर पे ऐसी कोई करप्शन की चीज़ थी तो आईएसआई हमेशा अपनी सोर्स रिपोर्ट जो है वो शेयर करती है तहकीकाती इदारों के साथ। जी ऐसी कोई, अगर मुझे तो नहीं बता कि कोई एफआईए से, नैब से या एंटी करप्शन से कोई चीज़ शेयर की गई हो। अच्छा, उस ज़माने में कुछ कंप्लेंट्स, एक एक इन इस किस्से से बहुत पहले एक कंप्लेंट आई थी, अगर आपको याद हो, आर्काइव्स में अगर आप देखें तो उस्मान बुज़दार साहब पे 2018 में ही गालबन एक या 19 में एक मीडिया में भी हुआ था जी कि पता नहीं शराब का लाइसेंस दिया है किसी को। जी बिल्कुल। वो उसकी पूरी तहकीक भी हुई थी, अच्छा उसकी पूरी इन्वेस्टिगेशन हुई थी और उसके ऊपर जो केस वो है वो तहकीकाती इदारे ने किया और उसमें से कुछ नहीं मिला। जी अच्छा, अब यहाँ पर आप पॉज करके थोड़ा सा इस चीज़ के ऊपर आ जाइए कि देखिए, इमरान खान के सामने अगर कोई चीज़ आएगी तो इमरान खान ने अपने पुराने तरीन लोगों को भी एहतसाब के आगे रखा है। जी बिल्कुल। सबसे बड़ी मिसाल जो है जहांगीर तरीन की है। मैं आपको एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ कि मेरा जब पार्टी में मैं आता हूँ या काबीना में आता हूँ, मेरी सबसे ज़्यादा जो बनती थी वो जहांगीर तरीन साहब से बनती थी। मेरी सबसे ज़्यादा दोस्ती आप कह लीजिए कि तरीन साहब से थी। बल्कि जब शुगर कमीशन की रिपोर्ट आई तो आज भी मेरे मोबाइल में एक मैसेज महफूज है जिस पे उन्होंने सिर्फ मुझे ये लिखा, यू टू ब्रूटस। तो ये तमाम चीज़ें अपनी जगह मौजूद हैं और खान साहब से भी उनका बहुत करीबी ताल्लुक था। इमरान खान रियली रिस्पेक्टेड है। जी लेकिन जब उंगलियां उठी तो उन्होंने उनको भी एहतसाब की, उसने छन्नी में से गुजारा, वो पास नहीं हुए। जी जी तो इमरान खान के पास यही तो सबसे बड़ा इमरान खान से लोगों का गिला है, उनके दोस्तों का भी गिला है कि उनके यहाँ दीद लिहाज नहीं है। वो किसी को नहीं कहते जी जिसने है वो जवाबदेही करे। तो इसका तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि उस्मान बुज़दार की जवाबदेही ना होती। इल्ज़ामात बहुत लगते रहते थे, उनकी तहकीकात भी होती थी। अच्छा, अब ये सारी अगर हम बहस छोड़ दें तो आज मुझे एक बात बता दें। देखिए, आज 2022 में इमरान खान की हुकूमत जाती है, आज हम 2025 का ख़त्म होने वाला जी है। बिल्कुल। मुझे इन 3 सालों में एक केस बता दें जो रजिस्टर भी हुआ हो। आप बाकी बातें छोड़ दें, एक केस रजिस्टर भी हुआ हो कि जी फलां शख्स की पोस्टिंग ट्रांसफ़र फराह गोगी को पैसे देकर या उस्मान बुज़दार को पैसे देकर। क्योंकि देखिए ना, वो जो सारी उस वक़्त अफवाहें थी, जी जी वो जो कहते थे वो सारे अफसर भी आज वही मौजूद हैं। उनमें से कोई आज तक ओएसडी तक नहीं बना। बिल्कुल ऐसा ही उस्मान है। बुज़दार के ऑफिस का जो स्टाफ था वो आज मरियम का स्टाफ है। जो उस्मान बुज़दार के सेक्रेटरीज थे, उस्मान बुज़दार के ऑफिस के जितने जो सरकारी मुलाजमीन थे, सिविल सर्वेंट्स थे, वो आज आपको सारे नज़र आते हैं मरियम नवाज़ के साथ। तो मुझे बताइए ना, उस्मान बुज़दार फरिश्तों की पोस्टिंग करता रहा पैसे देके? आज तक वैसे ये बहुत बड़ा जी सवालिया बिल्कुल निशान है ना। बिल्कुल ऐसा ही देखें, आपने जो बाकी आपने नाम लिए, ये फराह का या उस्मान बुज़दार वगैरह का, उनके ऊपर मासवाए वो केस जो इमरान खान साहब के साथ जुड़ा हुआ है, आज तक आपने कोई केस रजिस्टर नहीं और किया। उस्मान बुज़दार साहब तो खुलेआम फिर रहे हैं सर, उस्मान बुज़दार साहब देखें ना, मसला ये है कि जिसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की वो बख्शाया गया और जिसने हरफ इनकार बुलंद किया उसके खिलाफ जो मर्जी फाइल कर दें। अदरवाइज़ तो मुझे बताया ना कि उस्मान बुज़दार साहब के खिलाफ तो आज एक केस भी नहीं। बिल्कुल ऐसा ही है। सर, आपने काम किया इनके नज़दीक हो के, आपका जितना भी बतौर मुशीर एहतसाब एक टेन्योर था, उसमें आप आईएसआई से भी मुलाकातें करते रहे, आप 3 स्टार्स जो जर्नल्स हैं उनके साथ भी उठते बैठते रहे। आपने इनकी मेंटालिटी को कैसा पाया कि ये पाकिस्तान को लेके, पाकिस्तानी मईशत को लेके या पाकिस्तानी सियासत को लेकर ये दरअसल सोचते क्या हैं? देखें जी, इसको बड़ा मुश्किल है एक्सप्लेन करना। अगर आप देखिए, पहली तो बात है कि वो आप ही की तरह और मेरी तरह के गोश्त पोश्त के आम से इंसान हैं और जी। मतलब मिडिल क्लास से तकरीबन सारे आते हैं। कोई नीचे से आता है, कोई थोड़ा ऊपर से आता है, लेकिन ओवरऑल वैसे ही हैं। आप उनके साथ वैसे अगर बातचीत करेंगे, वैसे इंटरेक्ट करेंगे तो वो आपको बड़े अच्छे भले मानस और वेल विशर और पाकिस्तान के इंटरेस्ट में काम करने वाले और वो लोग लगते हैं। यही शायद गलती हमारी भी थी और इमरान खान साहब की थी कि वो यही समझते थे। हमारी अक्सर इस पे बात होती थी जब हमें कुछ चीज़ें नज़र आती थी कि ये चीज़ें अच्छी नहीं चल रही, मामला ठीक नहीं चल रहा, तो खान साहब ये कहते थे नहीं नहीं, वो और हम एक ही चीज़ चाहते हैं, हम
मैं भी पाकिस्तान की तरक्की चाहता हूँ, करप्शन का खात्मा चाहता हूँ, और ये लोग भी यही चाहते हैं। जिस दौर में खान साहब कहा करते थे कि आर्मी चीफ हम एक का पेज बाप पे होता है। हैं, हाँ ये सारा है। जी, जी। नहीं, वो और खान साहब का तो मुझे नहीं पता, वो अपना हमारा अफरीदी साहब कहते थे। लेकिन जो अगर आप इसको आज मुझसे पूछेंगे तो एक रियलाइजेशन जो पहले से तो थी, जी लेकिन कहते हैं ना पहले थी जग बीती, जी अब जी। हमारे साथ हो गई है आप बीती। हाँ, अच्छा, वो आप बीती का सिलसिला ये है कि देखिए, इस वक्त शख्सियत से बड़ी एक चीज़ है जो इस इंस्टीट्यूशन को चला रही है, जी जी और वो है प्रॉफिट मेकिंग। जी पाकिस्तान फ़ौज अब वो फ़ौज नहीं रही जो एक प्रोफेशनल सिपाह है। पाकिस्तान फ़ौज एक बहुत बड़ी कॉरपोरेशन बन चुकी है, जी जिसके पीछे एक प्रॉफिटीरिंग का माइंडसेट है, और वो प्रॉफिटीरिंग का माइंडसेट जो है वो उसके उस तसल्लुत के साथ जुड़ा हुआ है जो इसका इस वक्त निज़ाम के ऊपर है। अब आपके ऊपर है कि आप इसको माने या ना माने, या समझें या ना समझें। बाकी सिंपल सी बात यह है मेरे भाई के $200 बिलियन से ज़्यादा का एक कॉरपोरेट एम्पायर है जिसके ऊपर ये फ़ौज चलती है, और इसमें नौकरी करने वाला शख्स जिस तरह से किसी भी आप कॉरपोरेशन में उठाकर देख लें, जो टॉप टियर लीडरशिप में पहुंचता है उसको प्रॉफिट में से भी हिस्सा मिलता है, उसके और बड़े लल्ले तलल्ले होते हैं। तो वो ठीक है कि वो शाम को अच्छा आदमी है नहीं है, रोज़ा नमाज करता है या शराब पीता है, ये उसके सारे पर्सनल ट्रेट्स हैं। जी इसका उसके उस किरदार के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है जब वो वर्दी के अंदर अदा करता है। जी जी आप आज आसिम मुनीर को बदल के किसी और जर्नैल को भी ले आएँ, उसने भी इसी तरह से बिहेव करना है। वो मिठा थोड़ा बहुत कम ज़्यादा हो सकता है, जैसा आसिम साहब कर रहे जैसे हैं। आसिम कर रहे हैं। ये हर आने वाला वक्त जो है ना बद से बदतरीन शक्ल में आपके सामने आता रहेगा। आई डोंट सी एनी ऑफ दीज मिलिट्री जनरल्स डिफरेंट फ्राम द अदर। ये हमारी बहुत बड़ी गलत फहमी है। हम कहते हैं नहीं मुशर्रफ चंगा सी, नहीं भाई, वो सारे ही थे। हर वक्त के तकाजे के मुताबिक उन्होंने आपके ऊपर डंडा रखा है, जितना जितना डंडा है वो उस वक्त के तकाजे के मुताबिक था। जैसे जैसे आपके सहने की सख्त बढ़ती गई है उनका डंडा बढ़ता गया है। ये दिस इज़ द सिंपली ये वो चीज़ है। ठीक सर, मेरे ख्याल में उस वक्त मुशीर एहतसाब आप ही थे जब इनको शेखुपुरा कोर कमांडर लगाया गया था, शायद गुजरांवाला कोर कमांडर लगाया गया था। उसके बाद एक स्टोरी आई थी कि शायद मास्टर टाइल्स और मास्टर पेंट्स वालों से ये कोई भत्था लेते रहे हैं या उनके साथ कोई करप्शन का उनके ऊपर केस था। उस केस में कितनी एक सदाकत थी? देखिए जी, मुझे पहली तो बात है कि उस तरह की जितनी स्टोरीज आती हैं, मैं कुछ सारा दिन अखबार के ऊपर तो बैठा नहीं होता था कि जी है कि नहीं है। ये तो स्टोरी बल्कि बाद में जाकर मैं पता चली कि शायद ऐसी कोई कंप्लेंट भी आई थी। अब उसमें सदाकत थी या नहीं थी, अब जिस वक्त वो इक़्तिदार में बैठे हुए हैं तभी तो वो स्टोरी रेलेवेंट हुई है ना। लेकिन इस तरह की स्टोरियां तो बाद में जाके खुलती हैं। अब जिस तरह से जिस चीज़ के ऊपर जनरल फैज़ का कोर्ट मार्शल हो रहा है, ये स्टोरी भी उस ज़माने में गर्दिश की थी सोशल मीडिया के ऊपर कि इस किस्म का मामला है, लेकिन उस वक्त इस मामले को किसी ने हाथ नहीं लगाया क्योंकि ये फ़ौज की उसमें आती है ना, पैरामीटर्स में आती है। इवन जो ये वाला शिकायत थी जो मास्टर टाइल्स वाली है, इसको भी अगर आप देखें तो एंटी करप्शन की और नैब की तो जुरिस्डिक्शन नहीं है ना एक सर्विंग कोर कमांडर को इन्वेस्टिगेट करने की, करना तो फ़ौज ने था। तो अब मसला ये है कि जब अब जनरल फैज़ ज़ेर अताब आए तो उसी बात के ऊपर उनका कोर्ट मार्शल हुआ। कल कोई और जनरल आ गया जिनकी इनसे नहीं बनती हुई तो शायद इनका कोर्ट मार्शल हो जाए। ये सिलसिला तो ऐसा है ना। हम जो मॉर्टल्स हैं ना, ये तो इमॉर्टल सोल्स हैं ना। फौजी सारे जो हैं इमॉर्टल सोल्स हैं, हम मॉर्टल्स हैं। हम नहीं सवाल कर सकते, हमारे पर जलते हैं हम। कोई भी शख्स जो है ना अपने आप को ये समझे कि जी मैं कल किसी फौजी का, वो देख लेना आपके सामने एक जिंदा मिसाल है, नवाज शरीफ लगा फिरता है सारे शहरों में, सारा दिन कहता है जी इनका एहतसाब होना चाहिए, जिन्होंने मुझे निकाला, वो जो इमरान खान को लेके आए, ना नहीं ला सकता। तो अभी देखें ना, भाई वज़ीर आज़म है, बेटी वज़ीर आला है, मुल्क में उसका राज है, सिंपल मेजॉरिटी है, नाम नहीं ले सकता। आज गुजरांवाला में तकरीर कर सकता था कि जनाब जनरल बाजवा जवाब दो, आज वो जनरल बाजवा का भी जो नाम नहीं ले सकता क्योंकि वो सारे इमॉर्टल्स हैं। वो आपकी एक बड़ी मशहूर कहानी भी है, आप एक लतीफ़ा भी नून लीग के शायद दोस्तों को सुनाते होते हैं कि नवाज शरीफ के साथ शायद वो कोई जो यहाँ से एशियन ब्रिटिश लोग होते हैं उनको पाकिस्तान लेके जाया जाता है। तो अगर वो नहीं, मुझे नहीं पता ये कौन सा नहीं, आप कहा करते हैं कि नवाज शरीफ के साथ तो वो ही है कि
पाकिस्तान से जैसे कोई रिश्तेदार फ़ोन करता है कि भाई आओ हम तुम्हारी को बूढ़ा जो ब्रिटिश हो उसको की शादी करवा देते हैं, और वो हाँ नहीं, वो बस इस तरह के जो फिल्बदी मेरे जहन में किस्से आते हैं मैं सुना देता हूँ। मियाँ साहब के साथ तो बेसिकली वही हुई है ना कि वो भंवरे ने खिलाया फूल और फूल के ले गया राजकुंवर। अब ये सारा जो इन्होंने पूरा निज़ाम किया था, जिसको खान साहब भी कहते हैं लंदन प्लान, ये वो सारा कुछ, उस प्लान का मेन कलीदी काम तो ये था कि नवाज शरीफ ने वज़ीर आज़म बनना था। वो सारी जनाब जब बारात शरात सज गई तो छोटे भाई ने जाके अपनी गेम डाल दी, हत्ता कि छोटा भाई पहले दिन से अपनी गेम के ऊपर था। ये देखें शहबाज शरीफ जो है, ये उनका ख़ानदान जो है, ये बड़े अरसे से जो है वो अपने आप को बड़े भाई के तसल्लुत से निकालना चाहते थे। ये किस्सा बड़ा पुराना है कि इस्टेब्लिशमेंट जो है वो चाहती थी कि नवाज शरीफ की जगह शहबाज शरीफ जो है वो फ्रंट पे आए, और ये ऑफर 2017 में भी हुई थी। ये चीज़ तो कन्फर्म अब की जा चुकी है, नून लीग के लोग कंफर्म कर चुके हैं पब्लिकली कि 2017 में भी ये ऑप्शन दी गई थी, लेकिन उस वक्त नवाज शरीफ ने कहा भी किन्नू बना देंगे, छोटे नू नहीं बनाना। अच्छा। तो उस वक्त फिर उन्होंने इसको बनाया था शाहिद खाकान अब्बासी को। तो उस वजह से तो ये तो अभी भी मियाँ साहब ने, बल्कि अभी मैं आपको इंटरेस्टिंग चीज़ सुनाता हूँ, पता नहीं अब शाहिद खाकान साहब मानेंगे या नहीं मानेंगे। ये 2022 वाले भी मनूवर से पहले शाहिद खाकान अब्बासी साहब जो है ना, आपको पता है कि मियाँ नवाज शरीफ के बिहाफ पे बाजवा के साथ जो नेगोशिएशंस हो रही थी या पींगे डाली जा रही थी, वो मुख्तलिफ लोग डाल रहे थे। अच्छा, उन पींगे डालने वालों में मुख्तलिफ लोग थे। एक मलिक अहमद थे जो आजकल स्पीकर पंजाब असम्बली हैं, और ये उस ज़माने में जनरल बाजवा के बेटे बने हुए थे, तो वो भी अपनी पींगे अलग डालते थे। फिर दूसरे थे जो जिनको मैं कहता हूँ ओजड़ी ग्रुप। अच्छा। ये टिफ़िन के अंदर ना ओजड़ी पका के जाते थे और जनरल एजाज अमजद जो ससुर हैं जनरल बाजवा के, उनको खिलाते थे और उनके गोडे गिटे करते थे। उसमें ये थे, एक राना तनवीर थे और दूसरे ख्वाजा आसिफ थे। तो ये थे, बल्कि इनको तो मैं असेंबली में अक्सर छेड़ता होता था कि जनाब हमारी शक्ल ख़राब है, हमें भी ओजड़ी खिला दिया करें, हमें बड़ी पसंद है। तो वो मुझे राना साहब कहते होते थे कि नहीं तेने भी खुआ देंगे। तो मैं कह जी हमें भी, क्योंकि हमें पता था, हमारे पास इंटेलिजेंस रिपोर्ट आती थी सारी। तीसरा जो बंदा वहाँ पे सरगर्म अमल था, फिर वो बीच में आपको पता है ज़ुबैर साहब भी थे, वो खुद मान चुके हैं। फिर जो था वो शहबाज शरीफ था। अच्छा। शहबाज शरीफ जो है उसने अल्टीमेट जो नेगोशिएशंस हैं वो करने में बड़ा कलीदी किरदार अदा किया। अच्छा, अब जब ये सारा मामला चल रहा था तो ये छोटी मोटी दिहाड़ी जो है वो अपने शाहिद खाकान साहब भी लगा लिया करते थे। इनके भी बड़े मुरासम थे, इनके कुछ बिजनेस जो पार्टनर्स थे, उनकी डीलिंग्स भी जो है नैब के साथ ये ISI वालों ने करवाई थी। तो उस वजह से जो शाहिद खाकान साहब थे इनके भी बड़े मुरासम थे। तो शाहिद खाकान साहब एक दफ़ा स्पेशल ट्रिप पे लंदन गए थे, और लंदन जाके इन्होंने बाकायदा मियाँ साहब को कहा था कि जी वो हुकूमत तैयार है इमरान खान का तख्ता उल्टने के लिए, लेकिन वो कहते हैं कि वज़ीर आज़म जो है ना वो सिर्फ कोई काबिल एतमाद आदमी बन सकता है जिस पे दोनों साइड्स एतमाद कर सकें। अच्छा। तो मियाँ साहब भी बड़े जनाब पुराने गाहक खिलाड़ी, उन्होंने कहा तो भाई साहब कौन हो सकता है ऐसा आदमी? उसने कहा सर मैं ही हूँ ऐसा आदमी, तो और तो कोई नहीं। वो अपने चक्कर में थे। तो इस तरह से बहुत सारे लोग उम्मीदवार थे, लेकिन जो है एक तो है कि मियाँ साहब आप भी उम्मीदवार थे, फिर दूसरा आर्मी चीफ बनने के भी नवाज जो बाजवा है वो आखिरी दिन तक आर्मी चीफ बनने के लिए अपनी लॉबिंग करता रहा है। अच्छा। लेकिन नवाज शरीफ जो है वो पहले से ही किसी और की वसातत जो है वो आसिम मुनीर साहब को चुन चुका था, तो इसलिए ये कार्ड उसने अपने दिल के बड़े करीब रखा था। इवन के ख्वाजा आसिफ वगैरह भी जो हैं ये भी आखिरी मौके तक इस बात से लाइल्म थे कि उधर बात हो चुकी है। तो ये तो खैर मियाँ साहब का वो था, लेकिन मियाँ साहब के साथ वही फिर दोबारा से मुझे किसी ने ताना भी दिया जी आप हिंदी बड़ी इस्तेमाल करते हैं। मैं कहता हूँ यार बचपन की फिल्में देखी हुई ज़हन से जाती नहीं है, और कुछ अल्फाज ऐसे हैं मुझे पसंद बड़े आते हैं। वो एक हिंदी का लफ्ज़ है विश्वासघात। तो इनके साथ विश्वासघात हुआ जो मियाँ साहब के साथ हुआ ना, कि वो सब कुछ कर करा के आखिर में उनको वज़ीर आज़म नहीं बनाया। सर आपने एक जगह एक इंटरव्यू में आपके अल्फाज थे कि नैब बेसिकली पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का इंस्टीट्यूशन है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दौरे हुकूमत के अंदर आप मुशीर एहतसाब थे। क्या तहरीक इंसाफ भी इस अदारे से पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए फ़ायदे उठाती रही है, सेनेट के इलेक्शंस और वो सारी चीज़ें? नहीं, हम तो बड़े नालायक साबित हुए, हमसे तो हो ही नहीं सकी ना पॉलिटिकल इंजीनियरिंग। उसकी वजह वही है, देखिए सबसे बड़ी वजह तो इमरान खान साहब खुद हैं। अच्छा। उसकी बुनियादी वजह यह है कि इमरान खान साहब किसी भी इस किस्म के गैर रसूली काम के ऊपर बिलीफ नहीं करते। इमरान खान का वाहिद मुतालबा जो नैब से था ना, अगर आप तमाम अदवार में देखें तो हमारे दौर में नैब ने क्या किया, हमारे दौर में सबसे पहले हमने नैब की कैपेसिटी बिल्डिंग करने की कोशिश की।
ये आज रिकॉर्ड का हिस्सा है कि नैब की तनख्वाह 3 गुना बढ़ाएगी, नैब अच्छा। के अफसरान की। फिर उसके बाद हमने FIA की तनख्वाह बढ़ाई। मैं जब एहतसाब का मशीर बना और FIA के मामले देखने शुरू किए तो मुझे जो सबसे ज़्यादा रिक्वेस्ट आती थी ना पोस्टिंग की, ट्रांसफ़र्स की FIA में, वो इंतहाई बदनाम ज़माना किस्म के पुलिस अफसरान की आती थी। अच्छा, मैंने कहा यार ये हर यहाँ पे बंदा जो है इधर तो देखिए ना, अब अगर आप सूबे में हैं तो सूबे में आपको डिफरेंट जो सैलरी और उसमें बोनसेस और मुख्तलिफ जो आपको अलाउंसेस मिलते हैं उसकी मद में बड़ी अच्छी तनख्वाह हो जाती थी। अगर आप DPO पे लगे हैं, फिर गाड़ियाँ आपके पास सरकारी होती थी, फ्यूल वगैरह होता था, मुलाजमीन, घर बड़ा, वो तो बड़ी कंफर्टेबल सीट होती थी। लेकिन वो FIA में कुछ लोग आना चाहते थे, उनकी रेपुटेशन भी अच्छी नहीं थी, उनकी इंटेलिजेंस रिपोर्ट मंगाएं तो नीचे करप्शन ही करप्शन निकलती थी। तो उसकी बुनियादी वजह ये थी कि FIA में तो देखें, FIA में गाड़ी भी नहीं होती थी। अच्छा। तो वो चीज़ें हमने चेंज की कि यार इसमें कम से कम जो है वो हम क्योंकि जब मैं किसी अप्रोच करता था किसी ऐसे ऑफिसर को जो कॉम्पिटेंट था, निस्बतन साफ़ सुथरा था, क्योंकि वैसे पूरा साफ़ सुथरा तो बहुत मुश्किल है पाकिस्तान के निज़ाम के, लेकिन निस्बतन साफ़ सुथरा था, तो वो पहले ही माजरत कर लेता था और फिर मुझे बाकायदा मिल के बताते थे कि सर वो हमारी मजबूरी ये है कि FIA में तनख्वाह भी कम है, गाड़ी भी नहीं है, घर भी नहीं होता, फील्ड में ये है कि हमें ये सारी सहूलतें मिली हैं तो हमारी जो है ना सफ़ेद पोशी चलती है। जी। और ये एक बड़ी जेन्युइन कंसर्न था। मैंने खान साहब से शेयर किया, हमने उस वक्त अपना पेट काट के इनकी तनख्वाहें बढ़ाई, सब कुछ किया। जी। अब पॉलिटिकल इंजीनियरिंग उसके अंदर कौन कर रहा था? पॉलिटिकल इंजीनियरिंग कर रहे थे बाजवा साहब। ओके। पॉलिटिकल इंजीनियरिंग बाजवा साहब इस तरह से कर रहे थे कि नून लीग वाले जो लोग बागी हो गए थे उनको पकड़ पकड़ के नैब से इन्होंने सधाया, और जैसे जैसे वो सधाए गए उनके लिए, देखिए ना, अगर हमने सधाया होता तो ख्वाजा आसिफ जेल से उस वक्त निकलता जब उन तहरीक इंसाफ में शामिल हो जाता। शाहिद खाकान तब निकलता जब तहरीक इंसाफ में हो जाता। अगर इंजीनियरिंग हमने की होती, जिन्होंने इंजीनियरिंग की उनको क्या फ़ायदा हुआ कि ये सारे के सारे सिधाए गए, मियाँ साहब को जाके राज़ी किया, बाजवे से सुलह की, और फिर 2022 में इमरान खान का तख्ता उलट दिया। और ये तो अब रिकॉर्ड की बात है ना कि वो तो कर्नल का नाम भी लेते हैं कि जो नैब चलाते थे। जी। ठीक है, तो अगर वो एहतसाब का मुशीर चलाता होता, हमें तो मीटिंग ही नहीं मिलती थी नैब के चेयरमैन के साथ, उसके नखरे नहीं ख़त्म होते थे। आपने एक इंटरव्यू में ये बात की, आपने कहा कि जब शहबाज शरीफ को नैब के थ्रू और बाकी जो केसेस थे उनके ऊपर डाले गए, उनके थ्रू सदाया गया, बेसिकली आपकी टर्म में सदाया गया। अब जब शहबाज शरीफ को सदाया गया तो आप क्या समझते हैं कि बतौर मुशीर एहतसाब आपका उस सदाने में क्या किरदार था? देखिए, सदाने में तो सिर्फ इतना किरदार था कि उनके ख़िलाफ़ केसेस चूँकि जेन्युइन बने, उनके अंदर बड़ा अच्छा काम हुआ। देखिए, मुशीर एहतसाब ने ना तो ख़ुद कोई तफ्तीश करनी होती है, ना उसका कोई इख्तियार है, बल्कि हमारे ज़माने में तो किसी ने पिटीशन कर दी थी कि वो मेरे ख़िलाफ़ ही थी। जी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, जहाँ पे अतर मिल्ला साहब ने कोई चंगा पला को 20 सफ़ों का ऑर्डर कर दिया था कि जी एहतसाब का जो मुशीर है उसके पास कोई इख्तियार, इनका किसी के पास, किसी मुशीर के पास कोई इख्तियार नहीं है, चाहे वो एडवाइज़र हो या SAPM हो, ना वो वजारत चला सकता है, ना वो किसी, और ये कानूनी तौर पर दुरुस्त बात थी। जी। अच्छा, जब ये हो गया तो अब उसमें एक लतीफ़ा ये हुआ कि उसके कोई 6-8 महीने बाद इस्लामाबाद के कोर्ट्स के मामलात को लेकर एक अज़ खुद नोटिस में अतर मिल्ला साहब ने बतौर चीफ जस्टिस मुझे समन कर लिया। जी। और अदालत में समन करके कहा कि जी देखिए, आप चूँकि यहाँ के वकील हैं, इसी बार के आप रुकन रहे हैं, जी। तो आपके ऊपर फ़र्ज़ है कि आप ये जो है ना मामलात वकला के और ये सारे हल करें। तो मैंने जनाब भरी अदालत में खड़े होकर कहा अतर साहब को कि माय लॉर्ड, मैं करना तो चाहता हूँ लेकिन आपकी डिसीजन से मजबूर हूँ क्योंकि मेरा तो इख्तियार टोटल जो है वो मशवरा देने का है, और वो भी कान में कि तीसरा बंदा सुन ना ले। तो वो बड़ा हंसे, उन्होंने कहा नहीं, हम जानते हैं आप अपना मशवरा इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखिए, अब जो सिधाने में क्या है कि हमने क्या किया, हमने ये किया कि हमने जिस तरह से कहा ना, मैंने कैपेसिटी बिल्डिंग, मैंने ये ज़रूर किया कि जो स्पेशल टीम्स बनी उसके अंदर वो लोग जो केपेबल थे, चूँकि मैं ख़ुद इन्वेस्टिगेशन करता रहा हूँ, मैं ख़ुद प्रोसिक्यूटर रहा हूँ, मुझे इल्म था कि टेक्निकली चीज़ों को कैसे देखना है। तो उसके लिए मिसाल के तौर पे जब शहबाज शरीफ का केस बना, शहबाज शरीफ का जो अगर आप TT वाला केस देखें या उसके बाद जो FIA ने केस बनाया फेक अकाउंट्स वाला, दोनों केसेस जो है ना उसमें कोई ज़ुबानी एविडेंस नहीं है। अच्छा। कोई उसके अंदर किसी की वो क्या कहते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं है, किसी का इकबाली बयान नहीं है, ह्यूमन एंगल है ही नहीं उसमें, सारे डॉक्यूमेंट्री एविडेंस का केस है। देखिए, वाइट कॉलर क्राइम या कोई भी फाइनेंशियल क्राइम है ना, उसके अंदर दी ओनली रिलायबल एविडेंस इज़ द डॉक्यूमेंट्स। उसके अलावा कोई एविडेंस जो होता है ना वो रिलायबल नहीं होता, क्योंकि वो तो हेर से हो जाता है ना कि उसने ये कहा, मैंने उसको ये करते देखा, या वो सारा हेर से है, कानून की नज़र में ऊपर जाके ख़त्म हो जाएगा।
तो इसलिए वो सारे डॉक्यूमेंट्री एविडेंस फाइनेंशियल क्राइम के अंदर कौन समझ सकता है, कलेक्ट कर सकता है, उसको ब्रेक कर सकता है, उसके अंदर एक्सपर्टीज़ होती है जो SCCP के लोग होते हैं, उसके अंदर आपके स्टेट बैंक के फाइनेंशियल मॉनिटरिंग यूनिट के लोग होते हैं, उसके अंदर आपके बैंकर्स होते हैं। तो इन लोगों की ये वो चीज़ें थी जो मैंने नैब को सिखाई कि जनाब आपको यहाँ पे ये टीमें बनाने की ज़रूरत है। तो फिर क्या हुआ कि हमने ख़ुद इंटरव्यू करके, चाहे FMU हो, SCCP हो, इवन कंपटीशन कमीशन हो, उससे लोगों को ख़ुद से कहते हैं ना वो हेड हंट करके ईमानदार लोगों को वहाँ पे तफवीज़ करवाया। वो सारी टीम्स ने, इट वाज अ टीम वर्क नैब के अंदर से। देखिए मैं ख़ुद नैब में सर्व कर चुका हूँ, मुझे अंदाज़ा था कि कौन सिफारिश की बद पे आया हुआ है और कौन मेरिट पे आया हुआ है। और बड़ी एक ज़बरदस्त, देखिए मेरे दौर में जो सबसे बड़ा, जो मैं अपने लिए एक प्राइड समझता हूँ, मैं एक बंदा भी बाहर से या प्राइवेट सेक्टर से नहीं लेके आया। जो टीम्स बनी, जो इन्वेस्टिगेशन हुई सिस्टम के अंदर से, और कोई किसी इंटेलिजेंस एजेंसी का बंदा नहीं डाला। अच्छा ये देखिए ना कि नॉर्मली क्या होता रहा है जब सुप्रीम कोर्ट हमारी बनाती रही है, अब मुझे ये बड़ी इतराज़ होता था यार हर चीज़ में आप ISI और MI और पता नहीं क्या लोग डाल देते हैं। हमने क्या किया कि हमने इनको कहा जी कि आपसे, क्योंकि देखें जो क्रिमिनल केसेस है ना उनमें तो इनका फ़ायदा ही कोई नहीं है, क्योंकि कल ये गवाही तो दे नहीं सकते, ठीक है, ये तो बता नहीं सकते कि हमने फ़ोन इंटरसेप्ट करके सुना था, अदालत पहले पूछेगी केड़े कानून के अंदर, तो अब उसकी तो रेलेवेंस नहीं है ना। हाँ, बैक एंड पे ज़रूर वो असिस्ट कर सकते हैं इन्वेस्टिगेशन टीम को लीड्स देने में, बट एंड ऑफ द डे ये उन लोगों का काम है जो स्टेट बैंक के हैं, SCCP के हैं, और किसी सरकारी जो है ना FIA के लोग, FIA में बड़े अच्छे लोग थे, तो उन लोगों को इकट्ठा करके हमने टीमें बनाई, उन टीमों ने इन्वेस्टिगेशन किया, और उसके बाद शहबाज शरीफ साहब का वो एक जो झूठा ढकोसला था कि जी क्लीन शहबाज शरीफ, वो बिल्कुल आपने देखा कि किस तरह से वो साबित हो गया कि वो एक मनी लॉन्ड्रर से कम नहीं है, और ये बड़ी छेड़ बन चुकी थी उस वक्त शहबाज शरीफ की। मैं जो आज भुगत रहा हूँ सिर्फ इसलिए भुगत रहा हूँ कि मेरी जो चार्जशीट है ना शहबाज शरीफ के सामने या उसकी औलाद के सामने, वो ये है कि मैंने इन लोगों को रास्ता दिखाया कि जी इधर से जाएं, वो फलानी जगह जाएं तो इधर से ये पकड़ा जाएगा, बस हमारा तो सिर्फ इतना कसूर है। सर आपकी ही, जब आप मुशीर थे उस वक्त के अंदर कुछ और सियासतदानों पर भी केस बने, जिसमें एहसन इकबाल थे, हमने देखा कि शायद खाकान अब्बासी साहब के ऊपर केस बना, जी मिफ्ता इस्माइल काफ़ी लोगों के ऊपर केस बना। ये जो केसेस बने थे, अगर ये तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने नहीं बनवाए थे तो फिर किसने बनवाए थे? वही जिन्होंने सदाना था। देखिए मैंने तो, हमारी इसमें बहुत दफ़ा मीटिंग्स भी हुई, बल्कि एक दफ़ा रिव्यू भी हुआ इन केसेस का, क्योंकि देखिए पब्लिक में जारी बात है ये अपोजिशन के लोग थे, ये बात आती थी कि ये गिरफ्तार होते हैं फिर छूट जाते हैं, केसेस बड़े वीक हैं। तो इन केसेस के ऊपर मेरा जो इनपुट था वो ये था, जो हमने केसेस को रिव्यू भी किया था, और मेरा इनपुट ये था कि ये केसेस ये नहीं है कि ये ऑफेंस हुए कि नहीं हुए, बट मेरी नज़र में ये जो केसेस होते हैं ना कि ठेका दे दिया और इसमें बदनवानी हुई, ये बड़े किस्म के केसेस होते हैं, सॉरी टू स्पीक। वो केसेस इसलिए होते हैं कि यार कल आप साबित कैसे करेंगे, मतलब ये तो एक कॉन्टेक्स्ट है ना। तो इसी तरह के जो केसेस होते हैं, नहीं अगर आपने इनके ऊपर वाकई देखें, अगर वो केसेस तहरीक इंसाफ ने बनवाने होते और मैं मुशीर था तो यकीन जानिए ऐसे केस बनते कि ये जवाब नहीं दे सकते थे। ये जान के देखें, होता ये है कि उस वक़्त भी ड्राइविंग सीट के ऊपर तो यही लोग थे, और इन लोगों ने फिर यही होता था कि जी फ़लाने केस ये हो सकते हैं वो। हमसे तो जहाँ रहनुमाई मांगी गई, जहाँ पे डायरेक्शन मांगी गई, हमने ज़रूर दी, और मैं बारहा ये बात करता रहा कि वो केसेस जो थे, ये नहीं है, मैं किसी को क्लीन चिट नहीं देता कि शायद खाकान अब्बासी साहब ने, मैंने कुछ मामलात देखे हुए हैं इनके PIA से मुतल्लिका और शेयर होल्डर से मुतल्लिका, वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा झोल है। इसी तरह से जो बाकी लोगों के मामलात हैं उधर भी बड़े झोल रहे हैं, लेकिन हमने जो है ना वो उस वक़्त इन लोगों को, जो स्पेशली नैब ने किया कि वो जो इतनी इंजीनियरिंग करनी थी ना, देखिए नैब करता क्या, नैब का ये बड़ा पुराना तरीका वारदात है कि झूठा सच्चा जैसा भी केस है ना वो बनाओ, बस किसी तरीके से बंदे को पकड़ के अंदर डालो, उसके बाद अंदर उसके साथ मामला तय करो, बंदा जो होता है जो थोड़ा नरम चारा होगा वो मान जाएगा। तो जब वो मान जाएगा तो उसका केस फिर डिले कर दो। जुडिशरी इनके साथ मिली रही है। देखिए ना आज जुडिशरी के साथ क्या हुआ है, जुडिशरी ने पिछले 80 साल सबसे ज़्यादा मावनत की फ़ौज की, और आज उसी फ़ौज ने जुडिशरी का वो कला कुमा किया है कि अब उनको घर वाले भी नहीं पूछते। सर मीर शकीलुर रहमान के ऊपर भी एक केस बनाया गया था आपके दौर के अंदर, और आपने ये कहा कि आपके पास कोई सहाफ़ी था, वो ख़बर लेकर आया था जिसका शायद पुरानी दुश्मनी थी या कोई रिवेंज था मीर शकीलुर रहमान के साथ।
उस सहाफ़ी कौन था और उसे आपके पास किसने भेजा था सर? सर देखें, सहाफ़ी को दफ़ा करें, कोई भी था वो इररेलेवेंट, लेकिन जब वो मामला मुझे भी उस सहाफ़ी की तरफ से मैसेजेस आते थे। जी जी ऐसे नहीं होता व्हाट्सएप आ जाता है जी जी ये जी केस है। अच्छा, हमारे दौर में ये बड़ा था ना, सबको पता था, खान साहब को करप्शन का बड़ा उसमें इंटरेस्ट होता है। जी जी तो जो बंदा आ गया था ना, मेरे पास फलाने सबूत हैं, तो खान साहब भी कहते हैं अच्छा बताओ क्या सबूत। तो इस तरह के बहुत सारे लोग, तो वो बंदा खान साहब को भी मैसेज करता था। तो मैंने एक दफ़ा उसका खान साहब से फ़ोन लेके उसको ब्लॉक कर दिया था कि यार ये क्या बंदा हर वक्त, क्योंकि देखिए उस मामले में मैंने सिंपली ये कहा था, देखिए कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो एक अच्छी स्टोरी तो हो सकती हैं अखबार की, उसमें सनसनी भी होती है, उसमें चस्का भी होता है, सब कुछ होता है और रॉन्ग डूइंग भी होती है। बट एक टेस्ट होता है बरतानिया के अंदर, आपने देखा होगा, कानून के नाफिज करने वाले जो इदारे हैं, जब कोई चीज़ प्रोसिक्यूशन में जाती है ना, तो वो ये देखते हैं कि इस चीज़ को प्रोसिक्यूट करना वर्थ इट है कि नहीं है, क्योंकि हो सकता है कि रॉन्ग डूइंग हुई हो। अब जैसा मीर शकील रहमान साहब का जो मामला था, रॉन्ग डूइंग तो उसमें बिल्कुल टका के हुई थी। इशू ये था कि जो मुख्तलिफ प्लॉट्स थे उनका मर्जर करके वो उनको वो टका दिया गया था, जी और वो बेसिकली एज अ फेवर उस वक्त के चीफ मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब ने किया था। जी जी मेरा उसके ऊपर कहना ये था कि ठीक है, ये मामला ऐसा ही हुआ होगा अगर ये कल साबित हो जाता है, लेकिन इसके अंदर इतने पुराने मामले में प्रोसिक्यूशन सक्सेसफुल होना जो है ना, ये कोई इतना आसान काम जी नहीं है, और दिस विल बी अ फ्यूटाइल एक्सरसाइज मेरी नज़र में, जी जी और ये मेरी राय थी। और ये चीज़ गर्दिश करती रही, और फिर एक दिन हमारे लिए, ऑनेस्टली स्पीकिंग मेरे लिए तो एक शौक था कि अचानक उनको गिरफ्तार कर लिया गया। नैब ने गिरफ्तार, आपको पता है ना, उस ज़माने में नैब बुलाती थी, गिरफ्तार कर लेती थी, तो उनको गिरफ्तार कर लिया गया। तो देखिए उसके बाद क्या होता है, उसके बाद मीर शकील साहब भी ऐसे सिधाए गए कि आज देख लें, आज उसी आज तक इदारे वहीं की, खड़े हैं। आज तक उधर खड़े हैं। अब वो अपनी तरफ से बदला ले रहे हैं या जो कर रहे हैं, लेकिन उनका जो इदारा है उधर से सहाफ़त तो फोत हो चुकी है जी उस वाक़े के बाद। अब देखिए, अब सबसे बड़ा ना, मैं यहाँ पे सबसे बड़ा इस मुल्क का हाज़िर दौर का मुल्ज़म कह लें या मुजरम कह लें, वो मैं जनरल बाजवा को समझता हूँ। अच्छा कमर जावेद बाजवा जो था, उसकी पर्सनैलिटी ऐसी थी कि वो मिसाल के तौर पे कमरे में दो लोग बैठे हुए हैं, उनको माशाल्लाह आपस में लड़ा भी देंगे, जी जी और दोनों ये समझेंगे कि जुल्म इसने किया है, अच्छा और वो बैठ के आराम से मज़े। तो ये जनरल बाजवा का एक स्पेशल जो था ना, वो हॉलमार्क था। तो बाजवा साहब ने भी ये जो मीर शकील वाले मामले में किया, मैं तो इसमें काफ़ी हद तक श्योर हूँ, बल्कि उस ज़माने में मेरी बहुत ज़्यादा मुलाकातें थी इनके साहबजादे के साथ, जी मीर जी शकील के, मीर इब्राहिम के साथ, और ये जो जंग जियो ग्रुप वाले जितने लोग हैं उस वक़्त जो भी इस केस को परसू कर रहे थे, और मैं जिस हद तक उनके साथ कानून के हद में रहते हुए तावन कर सकता था, असिस्टेंस कर सकता था, जो रिलीफ दिलवा सकता था वो मैंने दिलवाई, और एट द कॉस्ट ऑफ माई ओन कोलीग्स। जी आपको पता है कि उस वक़्त मीर शकील रहमान को ये रिलीफ दिलाने में कि उनकी फ़ैमिली, अगर आज वो इनकार कर दें तो मैं आपको सबूत भी दिखा सकता हूँ जी जी कि इनकी फ़ैमिली की बिला रोको टोक मुलाकात हो, रोज़ इनकी अहलिया इनको जाके मिले, फिर उसके बाद जब इनकी सेहत की छोटी मोटी ख़राबी थी तो उनको अस्पताल एडमिट करवाना, ये सारी चीज़ें मैंने की। और उसके लिए मुझे बहुत ज़्यादा सुनना पड़ा, और बहुत ज़्यादा मेरे ऊपर जनाब हमले होते थे, और हमला करने वाला सबसे ज़्यादा शख्स वो होता था जो आज जंग जियो का सबसे फेवरेट है, और उसका नाम है फैसल वाडा। अच्छा फैसल वाडा सुबह से लेकर शाम तक या तो डीजीसी के पास बैठा रहता था, अच्छा या फिर वो जाके शिकायतें लगाता था खान साहब को मेरी कि जी ये मीर शकील रहमान को उससे मिल गया है, उसको कंफर्ट कर रहा है, मीर शकील हमारा दुश्मन है, अच्छा वो मैं कहता था यार किधर से क्या दुश्मनी है उसकी आपके साथ, वो एक अखबार का मालिक है, और आपके लिए इवन पॉलिटिकली इट्स अ बैड स्ट्रेटजी जी कि जी अगर एक बहुत बड़ी अखबार का एक बहुत बड़े ग्रुप का मालिक जेल में बैठा हो और उसमें ये लगे कि जी वज़ीर आज़म साहब बड़े खुश हो रहे हैं। मैंने कहा हमारा ताल्लुक ही कोई नहीं है, जी जी नैब एक आज़ाद दायरा, नैब जो मर्जी करे, हाँ हम एज अ गवर्नमेंट जो जी जी उसको कंफर्ट कर सकते हैं हमें करना चाहिए, सियासत का भी यही तकाजा है। जी जी लेकिन आज देखिए हालात ऐसे टेबल टर्न हुए कि वही बल्कि मैं हंसता भी हूँ, बल्कि कई दफ़ा मैं मज़ाहिया मैसेजेस भी करता जी हूँ जी मीर साहब को कि बस वक्त कैसे कैसे बदलता है। आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ कि उस वक़्त आपका सबसे बड़ा जो दुश्मन था, लेकिन वो दुश्मन उस वक़्त भी डीजीसी का यार था और आज के डीजीसी का भी यार है वो। अच्छा अच्छा, वो बड़े एक अजीबो गरीब लेवल का वो मुलाजिम है कि उसने आज तक अपनी जो वफादारी है ना, किसी की देखे ना वफादारी होती है फ़ौज के साथ, किसी की आईएसआई के साथ, किसी की एमआई के साथ, किसी की चलो किसी पार्टी के साथ, ये वाहिद बंदा मैंने देखा है जिसकी जो वफादारी है ना वो एक ओहदे के साथ है, और वो डीजीसी है तो वो पक्का डीजीसी का मुलाजिम है। सर आपके दौरे हुकूमत के अंदर तहरीक इंसाफ और आप उस वक्त मुशीर एहतसाब थे,
नवाज शरीफ साहब को बाहर निकालने की बात शुरू हुई, और फिर शायद एक कमेटी बनाई गई थी जिसमें आप भी शामिल थे, और उस कमेटी की रिकमेंडेशंस जो थी वो ये थी कि नवाज शरीफ साहब बड़े बीमार हैं, उनको बाहर भेज दिया जाए, नहीं तो एने इत्थे मर जाना तो पल्ले पै जाना साढ़े। आप उस वक्त मुशीर एहतसाब थे, आप किस तरह इस फाइंडिंग के ऊपर पहुंचे कि जी नवाज शरीफ को जो है वो जाने दिया जाए, नहीं तो पल्ले पड़ने वाला है हमारे? देखिए उस ज़माने में बिल्कुल ये इशू जो था वो पहले आई थिंक कोर्ट्स में हुआ, फिर कोर्ट्स के बाद वो आ गया कि जी काबीना के पास आएगा। वो जब काबीना के पास आया तो काबीना ने एक सब कमेटी बना दी। उस सब कमेटी में जो दो रुकन थे काबीना के उसके अंदर, और एक उसके साथ जो असिस्टेंट्स के लिए होता है, तो लॉ मिनिस्टर थे फ़ारूक नसीम साहब, मैं था, और तीसरे साहब उसके अंदर जो थे वो इंटीरियर सेक्रेटरी थे उस वक्त, आई थिंक गालबन मेजर आज़म सलमान थे। तो हमारी 3 लोगों की कमेटी बन गई। सुबह से हमें उन्होंने 1 दिन का टाइम था, क्योंकि वो तो ये था ना कि वो डेथ बेड पे पड़े हुए, प्लेटें गिर गई उनकी। तो कमेटी बनी। उस कमेटी के सामने जनाब हमने जो तमाम डॉक्टर्स का बोर्ड था उसको ऑनलाइन लिया। पंजाब हुकूमत से उस वक्त सेक्रेटरी हेल्थ और वो पूरा बोर्ड, वो सारे लोग आए, जो बोर्ड मेडिकल बोर्ड था। इसमें उस ज़माने में एक डॉक्टर शमसी थे गालबन, वो कराची से थे, जो एक्सपर्ट थे इस चीज़ के, ये प्लेटों शेटों के कारोबार के। वो भी थे। फिर इमरान, ये इनके मियाँ साहब के अपने जो ज़ाती मालज हैं, ये डॉक्टर दनान भी, ये भी था। फिर उस कमेटी के सामने ये अता तारड़ भी पेश हुआ। सुबह से लेकर शाम तक हमारी वहाँ पे डिलिब्रेशंस हुई। हमने उनसे जितने मुमकिन सवाल हो सकते थे वो सारे हमने सवाल किए कि जी क्या हुआ क्या नहीं हुआ, हर चीज़ मेडिकली समझने की कोशिश की। देखिए हमारा काम था कैबिनेट की असिस्ट करना। वो सारा हमने सुबह से लेकर, मेरा ख्याल है कि आई थिंक ना करके कुछ 6-8 घंटे के हमारे सेशन से, बड़े लॉन्गेस्ट सेशन था वो। और हमें पता था कि हमारी काबीना जो है वो किसी सूरत ये मानने को तैयार नहीं है कि ये सच बोल रहे हैं। लेकिन विद ऑल ऑनेस्टी जो आपकी एक ड्यूटी होती है टू इंक्वायर, और दोनों हम चूँकि लीगल बैकग्राउंड के लोग थे, वो हमने किया, सब कुछ हुआ। और उसके बाद फिर हम उस दिन रात देर गए, काबीना बैठी, हम वापस काबीना गए, मैं और फ़ारूक नसीम और सेक्रेटरी इंटीरियर, हमने काबीना को ब्रीफ़ किया कि जी ये हमारी वो है, हमने जो सुबह से लेकर शाम तक वहाँ पे अर्करेज़ी की है। मेडिकल बोर्ड का भी ये जो है वो यूनानिमस ओपिनियन है। बाय द वे पूरे मेडिकल बोर्ड में एक बंदा भी नहीं था जो उस ओपिनियन से अलग था। अच्छा। उनका भी ये ओपिनियन है। फिर एक एक्सटर्नल डॉक्टर जो इस चीज़ का एक्सपर्ट है वो कराची में है, उसका भी ये ओपिनियन है। फिर 2-3 मुख्तलिफ लैब्स की जो वो हैं रिपोर्ट्स हैं, वो भी यही कहती हैं, और सब ये कहती हैं कि इनको कोई बड़ी रेयर डिजीज़ है जिसमें इनके प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं, और ये वी कैन नॉट सेफली से कि ही विल सर्वाइव। ये था उसमें मेन क्रक्स, और ये था बेसिकली फाइंडिंग। ये नहीं था कि इनको जाने दें कि ना जाने दें। फिर ये बात काबीना के सामने पेश हुई, और काबीना में फिर इसके ऊपर बड़ी डिस्कशन हुई। और उसमें दोनों साइड से आर्गूमेंट्स थे। कुछ जो वज़रा थे वो कहते थे कि जी बिल्कुल जाने देना चाहिए, अगर इधर इनको कुछ हो गया तो कल हमारे मथे लग जाएंगे। कुछ का जो थे ना शाह से ज़्यादा शाह के वफादार टाइप के, और उसमें भी सबसे आगे जो था वो फैसल वाडा कि जी नहीं इनको जाने नहीं देना, ये झूठा है, फलाना है, टमकाना है, रिपोर्टों का क्या है 2 दिन में बन जाती है। अब सॉरी टू से लगता है वो सच्चा था या उसको पता था या उसने बनवाई थी, जो भी था। डीजीसी के साथ ताल्लुकात तो थे। तो खैर ये वहाँ पे बड़ी बहस होने के बाद तो फिर इवेंचुअली फ़ैसला तो प्राइम मिनिस्टर ही करता है। तो प्राइम मिनिस्टर ने फिर ये फ़ैसला किया जी कि ठीक है जाने देते हैं। लेकिन उस वक्त काबीना का ये फ़ैसला हुआ कि इनको जाने देते हैं, लेकिन चूँकि हमारे कंसर्न्स हैं तो ये है कि अगर ये वापस नहीं आते तो उसके लिए फिर ये किया जाए कि जितना इनको जुर्माना इनके केसों में हुआ है उसके ये मचल के जमा करा के जाएं, गारंटी दे के जाएं। दिस वाज कैबिनेट डिसीजन। कैबिनेट का डिसीजन ये नहीं था कि नवाज शरीफ को लंदन जाने दिया जाए। कैबिनेट का डिसीजन ये था कि ये लंदन जा सकते हैं, लेकिन इनको गवर्नमेंट को जो है वो कितने अरब का जो इनके ऊपर केस था वो पैसे या जमा कराएं या उसकी गारंटी दें या जो भी उसका मचल के होते। वो फैसला फिर चैलेंज होता है लाहौर हाई कोर्ट में, और फिर लाहौर हाई कोर्ट जो है वो उसको रिप्लेस करती है काबीना के फैसले को 50 रुपए के स्टाम्प पेपर से। अच्छा। और वो स्टाम्प पेपर फिर जाके उस पर नवाज शरीफ भी दस्तखत करता है और शहबाज शरीफ भी दस्तखत करता है। तो इस तरह से फिर वो जाते हैं। अब इसमें एक बड़ा मशहूर किस्सा भी है, लतीफ़ा भी आप कह रहे हैं। ये मामला हो गया, आपको पता है नवाज शरीफ चले गए, और जिस तरह जैसे वो जहाज़ में चढ़े और जनाब ने लुटियाँ डालनी शुरू कर दी, हमारी भी बड़ी हुई कि भाई ये क्या हो गया।
खैर कुछ अरसे बाद मैं लाहौर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा था और उस वक्त लाहौर का एक सहाफ़ी जिसने नया नया यूट्यूब शुरू किया था, वो भी कोई ऐसे पंच लाइन लेने के चक्कर में उसने मुझसे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में 2-3 दफ़ा सवाल किए अच्छा कि जी नवाज शरीफ को बरतानिया जाने की इजाज़त किसने दी। अच्छा मैंने एक दफ़ा उसको जवाब दे दिया कि भाई लाहौर हाई कोर्ट ने। फिर उसने 2 मिनट बाद मुझसे सवाल किया किसने इजाज़त दी सर, आप सही सही बताएं। मैंने कहा यार लाहौर हाई कोर्ट ने फैसला किया था, उनकी इजाज़त से वो गए थे। जब उसने फिर प्रोग्राम में उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में 30 दफ़ा मुझसे सवाल किया तो मेरे मुंह से फिलबदी निकल गया जी कि अगर मैंने कहा जी कि उसको लाहौर लंदन जाने की इजाज़त महकमा ज़राअत ने दी थी। अच्छा वो आपको पता है पिछले 2018 के इलेक्शन में ISI को महकमा ज़राअत का फ़ौज को कहा जाता। जी जी लो जी वो उस बात पे बाजवा साहब का मुंह बन गया। अच्छा। वो नाराज़ हो गए, उन्होंने कहीं प्राइम मिनिस्टर को मेरी शिकायत लगा दी। अच्छा। रात के कुछ 2-2:30 बजे मुझे प्राइम मिनिस्टर की कॉल्स आ रही हैं कि तो तुमने ये क्या वहाँ पे कोई खच मार दी है। मैंने कहा जी मैंने तो कोई नहीं, वो एक कमेंट था मैंने कर दिया। उन्होंने मुझे वो जो फॉरवर्डेड मैसेज भेजे जो बाजवे ने मेरी शिकायत लगाई थी कि और कहा गए नहीं तो ये गलत बात है, तुम्हें अपोलोजाइज करना चाहिए। अच्छा। मैंने कहा देखें जी मैंने तो अजराए मजाक किया था, लेकिन अगर मैं अपोलोजाइज इस वक्त कर देता हूँ इसमें तो पक्की मोहर लग जानी है। हाँ जी। कि मैंने तो फिर इनका ही कहा था। उन्होंने कहा नहीं यू मस्ट अपोलोजाइज। मैं कहा जी कर देता हूँ, हमारी तो कोई मसला ही नहीं है। जी जी मैंने उसी वक्त रात को बैठे बैठे, वो ट्वीट आज भी मेरे उस पर टाइमलाइन पे है, मैंने ट्वीट की जी कि मैंने आज लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये कमेंट किया था और इसमें मेरा इशारा हरगिज़ किसी अस्करी इदारे की तरफ नहीं था। जी जी लेकिन फिर भी अगर उनकी किसी चीज़ को अगर वो कोई कहते ना वो क्या इज़ा पहुंची हो या कोई वो हो तो उसके लिए मैं तहे दिल से माजरत चाहता हूँ। मैंने कहा उसके बाद फिर सुबह सब ने कहा कि ये तो पक्का कर दिया। जी जी तो इस तरह के भी लतीफ़े होते रहते थे। आपने ये कहा एक जगह पे कि शायद जो जनरल बाजवा साहब थे वो आपके ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा यानी बैरिस्टर शहजाद अकबर के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा करवाया करते थे मुख्तलिफ़ तरीक़े इंसाफ के सियासतदानों और वज़ीरों के थ्रू ही। तो वो जो प्रोपेगेंडा करवाया करते थे जनरल बाजवा साहब आपसे, उन्हें मसला क्या था और वो प्रोपेगेंडा था क्या बेसिकली? देखिए प्रोपेगेंडा ये था कि वो एक तो होता ना आपको कैबिनेट के लोगों से भी थोड़ा सा तख्ते मश्क बनवाना, फिर उसके अलावा ये तो बाद में चीज़ रिकॉर्ड पे कुछ लोगों की तरफ से आ भी चुकी है कि बाकायदा तौर पर जो आपको पता है कि जो ये सोशल मीडिया के लिए छोटे छोटे हाउसेस बनवा के ISPR वाले और ISI वालों का जो मीडिया विंग होता है वहाँ पे हमारे मुख्तलिफ वज़ीरों के ख़िलाफ़ बशमूल मेरे वहाँ पे ऐसे फेक स्टोरीज डलवाई जाती थी कि जी करप्शन कर ली है, ये कर लिया है, वो कर लिया है, या इवन ये वाला इंप्रेशन भी देना कि जी ये जनाब पूरे मुल्क के स्याह सफ़ेद के मालिक हैं। इवन डूइंग अ पॉजिटिव स्टोरी इन दिस वे इज़ अ नेगेटिव स्टोरी। तो ये सब करवाते थे। लेकिन बाजवा साहब की, और बाजवा साहब ने मुझे, खान साहब ने 3-4 दफ़ा कहा कि आर्मी चीफ तुम्हारे सख्त खिलाफ है, मुझे हर दूसरे रोज़ आके कहता है कि इसको फारिग करें। अच्छा, तो तुम ज़रा उनसे ताल्लुकात अच्छे करो। तो मैंने खान साहब कहा ताल्लुकात अच्छे करने का तो बड़ा सिंपल सा काम है, जहाँ शाम को आधी काबीना जाके उनके ससुर के पास कॉर्निश बजा लाती है और मैं भी ये काम शुरू कर दूँ और मैं उनके गुन गाना शुरू कर दूँ तो मैं भी अच्छा हो जाऊँगा। मेरा प्रॉब्लम ये था कि मैं खान साहब को 2020 से ये बात बार बार कह रहा था कि हमारे साथ ये सिंसियर नहीं है और नैब के अंदर जो इनकी इंटरफेरेंस है वो मेरे काम के अंदर इंटरफेरेंस कर रही है और ये रिलीफ दिलवा रहे हैं, ये चेरी पिकिंग करवा रहे हैं, जिसके ऊपर दिल करता है केस बनवाते हैं, जिसके ऊपर दिल करता है केस ख़त्म करवा देते हैं। फिर उसके बाद हमें सबूत मिलना शुरू हो गए पॉलिटिकल मनूवरिंग की, जहाँ पे बाकायदा तौर पर नून लीग और बाकी और हमारे इवन इत्तेहादी जो हमारे साथ थे उन्हें भी इंस्ट्रक्शंस पास ऑन होना शुरू हो गई। मुझे रसाई थी जो इंटेलिजेंस फीड हमारे पास आती थी सिविलियन इदारे की भी प्राइम मिनिस्टर की परमिशन से, वो भी इस चीज़ की इंडिकेशंस देते थे और उस ज़माने में हमें जो प्राइम मिनिस्टर को भी बताया गया था कि क्या क्या हो रहा है, कौन किस से मिलता है, कौन किस जज से मिला, कौन सी रिलीफ और ज़मानत का फ़ैसला किस जज के चैम्बर से किस तरह से DGC या सेक्टर कमांडर या दीगर लोगों ने दिलवाया। तो ये तमाम चीज़ें जो थी ये मेरी ड्यूटी में थी कि मैं खान साहब को इसको आगाह करूं और मैं ये तसलसल के साथ आगाह करता था। और दूसरा मुझे ये भी पता था और मैं खान साहब को ये भी कहता था कि ये आपके कमरे भी बग हैं, सब कुछ है, तो जो मैं आपको बताता हूँ वो तो उन तक आवाज़ जाती है। और ये ना भी होता तो खान साहब की एक आदत है, पता नहीं आपको उसका इल्म है कि नहीं, कि अगर मैं जाके कहूँगा ना कि जी इन साहब ने को गलत किया है, ये किया है, तो वो अगले लम्हे पे ही आपको बुला के कहेंगे जी मुझे शहजाद ने कहा तुमने ये किया। तो ये तो अक्सर होता था कि वो बाजवा साहब को कहते। बल्कि मैं आपको एक और किस्सा सुनाता हूँ कि जिस ज़माने में आपके सेनेट का इंतखाब हुआ
ये इस्लामाबाद की सीट जो हम हारे, और आपको याद होगा वो हमारे मुशीर थे ख़जाना के हफीज़ शेख साहब, जी जी उनके इंतखाब का मामला था। जी जी। उनके इंतखाब से पहले अब हमारे पास इतला थी, या कह लें मेरे पास इतला थी और आईबी के पास भी इतला थी कि हम वो इलेक्शन इस नंबर से हार रहे हैं, अच्छा ये नंबर हमारा होना है और हम ये जी इलेक्शन जी हार जाएंगे। कह लें हमारा भी कोई पीर था, उसने हमें बता जी दी। जी अब वो बात हमने खान साहब के गोश्त गुजार की। जी जी खान साहब उस पर बड़े परेशान हुए और उन्होंने जनाब जनरल बाजवा और जनरल फैज़ दोनों को बुलाया और जी जी। उनको ये बताया कि जी ये कह रहे हैं और ये भी बता रहे हैं, मेरा कहा अच्छा कि जी आपके अंदर के लोग शामिल हैं। अच्छा मुझे बुला लिया गया, उस कमरे में ये बैठे हुए थे सारे साहिबान। तो खान साहब ने जिस तरह होता है कि शहजाद बताओ जो तुमने मुझे बताया है। अब मैं देख रहा हूँ आगे एक 4 स्टार वाला बैठा हुआ है, एक 3 स्टार वाला बैठा है, और मेरे जहन में मंजर आ रहा है तो खान साहब कि ने इन्होंने, गला बीच चुराया फोड़ दिया है। मैंने कहा जी इन्होंने तो मेरे पाल लंबिया लेना है। आहो। तो फिर वो फंस के क्या करें जी, मैंने अपनी बात दोहरा दी। मैंने कहा जी ये मेरी इन्फॉर्मेशन है एंड आई थिंक ये इस तरह से होना है और सोर्स भी बड़ी पक्की है, सब कुछ है। खैर वो पूरी बात हुई। इन्होंने कहा नहीं नहीं ऐसे नहीं है, वैसे नहीं है, फलाना टपका। एनीवेज उन्होंने कहा जी वी विल लुक इनटू, डोंट वरी। ये फिर उसके बाद मुझे डीजीसी का फ़ोन आता है। जी जी डीजीसी उस ज़माने में थे जनरल इरफान मलिक। अच्छा वो मुझे कहते हैं बड़े जो है ना तंजिया अंदाज में कि हाँ भाई सुपर स्पाई अच्छा क्या तुमने ढूंढा है, बताओ ना जरा हमें बड़ा भी। लकब कौन उन्होंने सा? आपको बड़ा ढूंढ के दिया, हाँ, सुपर स्पाई का। वो अक्सर ऐसे लकब देते रहते थे क्योंकि अक्सर मैं उनकी चीज़ें पकड़ लेता था। जी जी मैं कहता था सर मैं सुपर स्पाई नहीं, ਤੁਹਾਡਾ वजूद बहुत बड़ा है, इतना बड़ा बंदा छुप के कुछ नहीं कर सकता, जी, तो जी। उसी तरह वजन घट करो। ये भी उनके साथ वायदे में हमारा मजाक चलता जी था। जी वो अक्सर जो मिलते थे तो कहते थे मेरा वजन कम नहीं हुआ। मैं कहता हाँ सर अधिष्ठा की घट हो गई। वो भी मेरी तरह जरा थोड़े से जी, जी। सेहतमंद थे और खाने के भी शौकीन थे। तो खैर वो उनसे भी बात हुई, उनको भी मैंने वही बात दोहरा दी। उन्होंने कहा नहीं नहीं अच्छा। जब ये हुआ तो मैंने फिर खान साहब से जाके अर्ज़ की। मैंने कहा जी देखें ये उस बेचारे के मत्थे लगाना ना ये गलत बात है, कोई डीजीसीसी की गेम नहीं है, गेम बाजवा साहब की है जी, जी। और ये इन्होंने आपके साथ करनी जी, है। जी। और अब मुझसे आप लिखवा लें कि ये होगा और इसका इल्ज़ाम भी इन्होंने स्केप गोट उसको बनाना है। जी जी फिर हम इलेक्शन हारे, तकरीबन उसी नंबर से हारे जो हमने प्रेडिक्ट किया था। अच्छा। फिर खान साहब ने इन दोनों को बुला के इनकी क्लास ली और इन्होंने कहा कि हम इसकी इंटरनल इन्वेस्टिगेशन करेंगे, और फिर इन्वेस्टिगेशन में इल्ज़ाम भी सारा इन्होंने डीजीसी पे डाला अच्छा कि उसका फेलियर था। अच्छा अब मैंने कहा यार मैं तो पहले ही कहा, मैंने कहा स्केप गोट भी तैयार है, जी उसको तो उन्होंने रखा ही स्केप गोट के लिए था जी, जी। और वो स्केप गोट बन गया। जी। उसके बाद उनको तब्दील भी कर दिया गया। अच्छा। तो ये तो देखिए वो, और इसी वजह से बाजवा साहब थे, उनको मैं बुरा लगता था और वो मेरे सख्त खिलाफ थे जी, जी। और वो नहीं चाहते थे कि मैं मुशीर एहतसाब रहूं। और मैं भी यकीन जानिए कि इतना तो मैं बेवकूफ़ हूँ नहीं कि अगर आर्मी चीफ आपके ख़िलाफ़ है तो मैं वहाँ पे बैठा रहने को। मैंने तो उसके बाद तसलसल के साथ मैं खान साहब को हर दूसरे हफ्ते कहता था कि सर मैनू जान दो, मैं इतने जोगा नहीं कि मैं इन्हां नाल मथा लै सकां। जी, जी। तो फिर यही था। फिर इवेंचुअली तंग आके जब जनवरी में जब खान साहब से मैंने ये फिर बात दोहराई तो उन्होंने एग्री किया और उन्होंने कहा जी ठीक है तुम रिज़ाइन कर दो। तो फिर मैंने रिज़ाइन कर दिया। सर आपके दौर के अंदर ही एक जज साहब हैं काजी फायज़ ईसा साहब, आजकल वो भी इधर ही होते हैं जहाँ हम हैं, तो उन पर एक केस बनाया गया था। वो केस बेसिकली किसके कहने पर बनाया गया था? सर कहने का तो मुझे नहीं पता, लेकिन केस 100% सच्चा था। आज अच्छा। हम इस मुल्क में बैठे हुए हैं, वो भी बैठे हुए हैं, मैं बात दोहरा रहा हूँ, तो आ जाए मैदान में। देखिए बात तो ये सू भी किया जा सकता बिल्कुल है, सू झूठे सा इल्ज़ाम जो पे। भी करना किया जा जी। सकता है। देखिए बिल्कुल नाकाबिले तरदीद सबूत थे। हमारे पास उस ज़माने में आप देखें ना एनानिमस सोर्स भी आ सकती है, जी, जी। बल्कि उसमें तो एक सहाफ़ी ने, आई थिंक गालिबन बोल टीवी का सहाफ़ी था, उसकी जानिब से एक चिट्ठी आई खत थी लिखा गया था। जी। और उसमें एक प्रॉपर्टी का वो सबूत था कि जी ये इनकी प्रॉपर्टी है, और वो प्रॉपर्टी जो थी वो किसी गैर मुल्की खातून के नाम के ऊपर थी कि जी ये काजी साहब की अहलिया की है। तो मैंने उसके ऊपर यकीन जानिए कुछ भी नहीं किया। मैंने लॉ मिनिस्ट्री से कंसल्ट किया, जो लॉ मिनिस्टर थे फ़रोग़ नसीम साहब, उनसे कंसल्ट किया। उसके मिनट्स मौजूद हैं कि इसका हमने क्या करना है। उन्होंने कहा यार ये तो एक कागज़ का पत्ता है, इसको देखो तो सही ना, इसमें है ये सच भी है कि नहीं है। जी जी तो उसको हमने कहा ये भी देख लेते हैं वो सच। ये तो आपको पता है यहाँ यूके में प्रॉपर्टी की कंफर्मेशन करना कौन सी बात है। और ARU का हिस्सा FIA भी थी, जी, जी। जिसके पास इमिग्रेशन डेटा होता है, नैब भी था, FMU भी था।
तो मैंने जो ARU के मेंबर्स थे उनको कहा जी आप इसकी बेसिक तस्दीक कर लें कि ये बज़ाहिर ये बात दुरुस्त है कि नहीं। जब बेसिक तस्दीक की तो पता चला जी कि वो जो खातून हैं वो दरअसल काजी साहब की अहलियाँ हैं, अच्छा। जिनका पाकिस्तान में नाम और शनाख्ती कार्ड जो है वो सरीना ईसा के नाम से है, लेकिन उनकी जो स्पेनिश नेशनलिटी है जो पाकिस्तान के सिटीजनशिप एक्ट के तहत नहीं हो सकती, क्योंकि आप दोनों में से एक मुल्क का हो जी, सकते जी। हैं, दूसरे मुल्क का फिर आपको नाइकॉप लेना पड़ता जी, है, जी। उसमें उनका नाम जरीना मोंटेसोरो क्रेरो खोसो है। अब ये अच्छा। एक डिफरेंट नाम है, डिफरेंट आइडेंटिटी है। अच्छा। तो पहली तो ये तस्दीक हुई, फिर उसमें तस्वीरें शरीफ पता चली कि ये यही खातून है, और फिर ये पता चला कि ये तीन जो हैं, और फिर वो जारी बात है लॉ मिनिस्ट्री से दोबारा कंसल्टेशन हुई, उन्होंने कहा जी चेक करें डिक्लेयर्ड है कि नहीं डिक्लेयर्ड। वो फिर FBR को चिट्ठी लिखी बाकायदा, उसके मिनट्स मौजूद हैं, वो चिट्ठी मौजूद है कि चेयरमैन FBR को लिखा कि जी ये है बताएं। तो अब FBR ने हमसे रिकॉर्ड शेयर नहीं किया, उन्होंने सिर्फ कंफर्म किया कि ये डिक्लेयर्ड नहीं है, और वहाँ से वो केस की बुनियाद पड़ी। वो केस सुप्रीम कोर्ट में फाइल हुआ। फिर उसके बाद जो उसमें ARU ने काम किया वो सिर्फ ये किया कि आने वाली इतला के ऊपर तस्दीक की, बेसिक इंफॉर्मेशन कलेक्ट की और उसको लॉ मिनिस्ट्री को अरसाल कर दिया। लॉ मिनिस्ट्री ने, जो कि कानून के अंदर चीज़ मौजूद है, उसके ऊपर अपना माइंड मेकअप किया और प्राइम मिनिस्टर को भेज दिया कि जनाब इसके ऊपर जो है वो, चूँकि अब तफ्तीश और तहकीक होने की, इन्वेस्टिगेशन होने की ज़रूरत है, और किसी और इदारे के पास ये इख्तियार नहीं है कि किसी सिटिंग जज को इन्वेस्टिगेट कर सके। वो इख्तियार सिर्फ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के पास है, और उसका तरीका जो है आइन के अंदर वो ये है कि आप एक दरख्वास्त जो है वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में भेज दें। अच्छा, यहाँ तक ये कोई केस नहीं है किसी के खिलाफ, ये एक इंफॉर्मेशन आई है, उसकी तस्दीक की एज गई इट इज आपने आगे और एज इट इज इवन प्राइम मिनिस्टर ने भी वो क्या करता है, वो भेजता है जी। उसने भेज दी सुप्रीम कोर्ट की, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को। वहाँ से फिर दौर शुरू होता है काजी साहब को सिधाने का। अच्छा। फिर उसके बाद काजी साहब ऐसे सिधाए और ऐसे सिधे कि उन्होंने फिर देखी कितनी खिदमत की इस्टेब्लिशमेंट की उस एक केस के पीछे। तो मेरा जो कसूर है ना असल में वो ये है कि शहबाज शरीफ के खिलाफ नाकाबिल तरदीद सबूत ढूंढ दिए, जी। काजी साहब के खिलाफ नाकाबिल तरदीद सबूत ढूंढ दिए, और उसका फ़ायदा जो है ना वो हमारे साथ भी वही हुआ जो नवाज शरीफ के साथ हुआ कि भंवरे ने खिलाया फूल और फूल को ले गया राज को। तो सबूत हमने ढूंढे, फ़ायदे जो है वो बाजवे ने और आसिम मुनीर ने उठा लिए। बिल्कुल ऐसे 190 मिलियन पाउंड केस अलकादिर ट्रस्ट पे जिसे नाम दिया जाता है, उसमें आपका बड़ा जिक्र किया जाता है और ये कहा जाता है कि उसमें आपका बड़ा अहम किरदार था। क्या किरदार था सर आपका उसमें? सर एक ये है कि 190 का आधा इस जेब में पड़ा हुआ और 101 इस जेब में पड़ा हुआ है। देखिए बात ये है कि मेरे कुछ बुनियादी सवाल हैं उस केस को लेकर। पहली तो बात ये है कि यार पाकिस्तान की हिस्ट्री में मुझे कोई ऐसा मामला बता दें जहाँ पे इस तरह की कोई चीज़ हुई। आज मैं पिछले 3.5 साल से इस मुल्क में बैठा हूँ। 190 मिलियन केस जो है वो तमाम के तमाम मामला जो है वो बरतानिया से शुरू होता है और बरतानिया से ही ख़त्म होता है। अच्छा। बरतानिया का जो नेशनल क्राइम एजेंसी है, अगर उसके साथ कोई मामला हुआ या उसके साथ कोई धोखा हुआ या कुछ किया हो तो मुझे बताइए कि मैं इस मुल्क में रह सकता हूँ लीगली? जी। सवाल ही पैदा नहीं होता ना। NCA को तो मेरे खिलाफ मुकदमा करना चाहिए। अच्छा, दूसरा मामला ये है कि उस केस में जो पैसे वापस पाकिस्तान आते हैं वो एक सेटलमेंट के तहत वापस आते हैं, और वो सेटलमेंट होती है NCA और मलिक फैमिली के दरमियान। उस सेटलमेंट में पाकिस्तान का ताल्लुक सिर्फ इस हद तक है कि जब ये सेटलमेंट होती है तो चूँकि मामला ये था कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक कि उन्होंने जुर्माने में पैसे जमा कराने थे, उन्होंने कहा कि हम ये पैसे वापस पाकिस्तान लेके जाना चाहते हैं, आप हमारे AFO रिलीज़ करें। अगर बरतानिया में कोई क्राइम कमिट हुआ होता तो आप यहाँ के वकील हैं, वो NCA चाहती भी तो उस पैसे को रिलीज़ नहीं कर सकती थी। बरतानिया की अदालत ये, और इसमें बाय द वे अदालत भी थी, मैजिस्ट्रेट कोर्ट भी था। बरतानिया की अदालत और NCA ये मुतमिन होने के बाद कि इस पैसे में यहाँ पे कुछ नहीं हुआ और जिनका पैसा है अब उनको रिलीज़ करना है और उनकी ख्वाहिश ये है कि हम ये पाकिस्तान वापस ले जाएं, तो लिहाजा उन्होंने एक सेटलमेंट एग्रीमेंट किया। चूँकि इस मामले में जब ये केस शुरू हुआ या इंक्वायरी शुरू हुई, उस वक्त से लेकर क्लोजर तक पाकिस्तान की हुकूमत, ARU जो था वो लूप में था। हमारे पास पूरी इन्फॉर्मेशन थी, वो हमसे इन्फॉर्मेशन ना सिर्फ शेयर करते थे बल्कि पाकिस्तान में जारी केसेस के ऊपर उनसे हमसे इन्फॉर्मेशन लेते थे। तो उन्होंने एक स्टैंडर्ड हमसे नॉन डिस्क्लोजरमेंट एग्रीमेंट जो है वो साइन करने को कहा।
चूँकि पाकिस्तान के रूल्स ऑफ बिज़नेस ये कहते हैं कि कोई भी जो आप किसी के साथ मुआहदा करेंगे या कुछ भी अगर हुकूमत पाकिस्तान करेगी उसकी काबीना अप्रूवल देती है। जी जी। तो काबीना के सामने जो चीज़ आई वो थी कि ये इनकी सेटलमेंट हो गई है, ओके। पैसे भी आधे ट्रांसफ़र हो गए हैं, ये काबीना को बताया गया। हमने जो है वो नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट देना है कि इस मुआहदे की तफसीलात मा सवाए अदालती हुक्म के हम पब्लिक को रिलीज़ नहीं करेंगे। जी जी। एंड दिस इज़ ऑल। वो 3 सफ़ों का एग्रीमेंट है वो नैब के रेफरेंस का भी हिस्सा है, आप उठा के उसमें पढ़ लीजिए। वहाँ पे अगर कहीं लिखा हो कि भाई ये पैसे उठाकर मलिक रियाज को दे दो, ये काबीना पास कर रही है, या ये पैसे किसी के बेनिफिट में डाल दो, वो जी, तो जी। लिखा ही नहीं हुआ। जी। अच्छा, सबसे मज़े की बात इस केस के अंदर जो एक बड़ा इसमें बड़े इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं। इस केस में ये पैसा आता है 2019 में पाकिस्तान वापस आता है। 2019 से लेके 2022 तक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान उस पैसे, देखें पैसा जब आपके अकाउंट में आता है ना, आप अगर रिफ्यूज़ कर दें तो वो पैसा नहीं आ सकता, जी बिल्कुल वापस चला ऐसे जाता है। जी बिल्कुल ऐसे है। स्टेट जब पैसा आया तो स्टेट ऑफ बैंक ऑफ पाकिस्तान ने सुप्रीम कोर्ट के से पूछा उस अकाउंट में जिसमें पैसा गया उस अकाउंट के 2 सिग्नेटरीज हैं। ओके। एक सिग्नेटरी है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ओके। और दूसरा है रजिस्ट्रार ऑफ सुप्रीम कोर्ट। जी जी। 2019 से लेकर 2022 तक और फिर 22 से लेकर 23 तक, बल्कि 24 तक, जी जी। 23 या 24 तक वो पैसा सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में होता है। हम्म। और हर 6 महीने बाद सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस और रजिस्ट्रार एज पर बैंकिंग रूल्स उस पर साइन ऑफ करता है कि जी बिल्कुल हम प्रॉफिट खा रहे हैं। जी जी। और 2019 से लेकर 2023 तक अरबों रुपए का प्रॉफिट खाया जाता है। अच्छा। और ये सिग्नेचर करने वालों में काजी फैज़ ईसा साहब भी शामिल हैं। अच्छा। ये सिर्फ बाद में उसकी पॉलिटिकली इंजीनियरिंग के लिए जनाब वो ड्रामेबाजी की जाती है और वो पैसा उठा के हुकूमत के अकाउंट में डाल दिया जाता है। अब मुझे ये बताइए ना कि अगर ये कोई जुर्म था तो इस जुर्म में फिर शरीके जुर्म NCA भी होना चाहिए था, फिर शरीके जुर्म जो है वो चीफ जस्टिस भी होना चाहिए था जिसने जितने पैसा आए हैं वो एक्सेप्ट सारे किया, होने चाहिए। और फिर काजी फैज़ ईसा भी होना चाहिए जी। था जिसने प्रॉफिट लेने के ऊपर दस्तखत किए कि जी, हम जी। प्रॉफिट खाएंगे। जी। तो फिर बाद में जनाब वो चूँकि अब इमरान खान से बदला लेना था और उस बदले में सारे लोग शामिल थे, शहबाज शरीफ भी था, आसिम मुनीर भी था, काजी फैज़ ईसा भी था, तो इसलिए है ये है हकीकत 190 मिलियन पाउंड केस की। अगर ये इस केस में कोई करप्शन हुई होती तो इसमें से 1 रुपया भी इमरान खान, बुशरा बीबी या मेरी जेब में गया होता या हमारे अकाउंट पे गया होता। आप नैब का रेफरेंस उठा के देख लें, नैब के रेफरेंस के ऊपर मेरे ऊपर तो इल्ज़ाम तक नहीं है कि इसमें मैंने कोई पर्सनल बेनिफिट लिया है। अच्छा। तो उसके बाद अगर कहें कि जी आपने सब कुछ किया है तो फिर मैं बताता हूँ यार चलो ठीक है। फिर सर आपके बकौल हमने जितनी भी गुफ्तगू की, जितने भी केसेस बनाए गए, उस सब के पीछे शायद महकमा ज़राअत था और ISI और आर्मी चीफ के कहने के ऊपर जो है वो तमाम केसेस बनाए गए। हमने देखा कि 2 बड़े अहम लोग थे तहरीक इंसाफ के, अलीम खान और जहांगीर खान तरीन, स्पॉन्सर्स भी थे तहरीक इंसाफ के, उनके ऊपर भी केसेस बनाए गए। उसमें पहले भी आपने गुफ्तगू की है, वाइट वॉश हो गया आज। जी। लेकिन वो केसेस जब आप एक तरफ कह रहे हैं कि तमाम के तमाम केसेस जो थे वो उनके कहने पर बनाए जाते थे और वो बनवाते थे, तो क्या आया ये दोनों केसेस भी उन्हीं के कहने पर बनाए गए थे या इसके पीछे तहरीक इंसाफ या इमरान खान थे? देखिए तहरीक इंसाफ को क्या पड़ी थी, वो खुद उठ के अपने सबसे बड़े बेनिफिक्टर्स के खिलाफ केस बनवा दें। देखें आपको अगर मैं अब बाजवे के जहन से सोचूं जी, तो अगर इमरान खान की पार्टी के अंदर 2 बड़े मजबूत और तगड़े लोग थे, उनके ऊपर अगर नैब केस बना देती है तो फिर फ़ायदा तो इमरान खान को तो नहीं होता ना। वो लोग तो इमरान खान से मतनफ़र हो जाएंगे। वो लोग तो यही समझते थे जी वज़ीर आज़म ये हैं तो शायद उन्होंने हमारे ऊपर केसेस बना दिए। देखें उनको क्या फ़ायदा है केस बनाने का। इमरान साहब का जो खान साहब का जो इशू था ना, सबसे बड़ा इशू ये था कि उन्होंने ट्रस्ट किया जनरल बाजवा और फ़ौज के ऊपर, और उन्होंने उस ट्रस्ट का फ़ायदा उठाते हुए उनको एक्सटर्नली भी कमज़ोर किया और इंटरनली भी कमज़ोर किया। हर केस के अपने मेरिट्स और डीमेरिट्स होते हैं। जब अलीम खान साहब के ऊपर केस बना तो मुझसे जब खान साहब ने पूछा ये क्या केस है, इसके अंदर क्या हक़ाइक़ है, मैंने कहा जी केस क्या है ये नहीं है, ये तो इम्पोर्टेंट नहीं है। खान साहब को पता ही नहीं था उस वक्त तक कि केस है क्या। बिल्कुल नहीं। खान साहब ने पूछा कि उनको क्या पता यार, वो वकील थोड़ी है ना कोई इन्वेस्टिगेटर है, उनको तो तब पता लगता है कि जनाब अलीम खान गिरफ्तार हो जाता है। जी जी। तो मैंने कहा जी ये बैलेंसिंग एक्ट है, क्योंकि उन्हीं दिनों में शहबाज शरीफ को गिरफ्तार किया गया था, तो ये इस वक्त फ़ौज जो है वो बैलेंसिंग एक्ट कर रही है कि अलीम खान को भी गिरफ्तार कर दिया गया है। फिर मार्केट में ये थ्योरी फेंक दी गई कि चूँकि अलीम खान जो है वो बुजदार के लिए ख़तरा है तो इसलिए उसको रस्ते से हटाया जा रहा है। और भाई ख़तरा उसको हटाने के लिए इमरान खान ने थोड़ा ही उसको जेल में डलवा देना था। इमरान खान इनकार ही कर देता ना तो उसको तो नहीं बना रहे थे चीफ मिनिस्टर। तो इसमें तो कोई दो राय नहीं थी। फिर आखिर में क्या हुआ कि वही अलीम खान, वही
देखें ना, इवन आप अगर देखें तो इस वक्त थीम तो सेम है ना। जब अभी जो रिसेंट तहरीक इंसाफ के लोगों को उठाया गया 9 मई के बाद, और जिसके ऊपर केस था या नहीं था या जो भी था, वो सबको ड्राई क्लीन की मशीनरी में डाल के एक एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करा के साइड पे बिठा दिया गया। यही काम जो है वो जहांगीर तरीन और अलीम खान के साथ हुआ, और चूंकि वो जेल गए थे या गिरफ्तार हुए थे, खैर जहांगीर तरीन तो नहीं हुए लेकिन अलीम खान हुए थे, तो वो भी ये समझने में हक बजानब हो गए कि उनके साथ ज्यादती हुई थी, और उन्होंने कहा कि चलें जी हम भी बदला ले लेते हैं। सो दिस वाज ऑल। देखिए, हर केस फौज नहीं बनवाती, हर केस फौज नहीं करती, लेकिन हर केस का फ़ायदा जो है वो फौज ज़रूर उठाती है। अभी मौजूदा जो कुछ चल रहा है पाकिस्तान में, उस पर सर आखिरी चंद सवालों में से एक सवाल कर लेता हूँ। ये जो अभी 27वीं आईनी तरमीम हुई है, इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? सर, इसके बारे में हम तो बहुत छोटे लोग हैं, लेकिन सबसे अच्छा ख्याल तो अनवर मकसूद साहब ने दिया था। उन्होंने कहा कि तरमीम अब एक तवाइफ की मानंद है, जब दिल करे ले आओ। अच्छा, तो यही मेरा इसके ऊपर कमेंट है कि ये जो 27वीं तरमीम, अब 28वीं तरमीम का सुन रहे हैं, ये तो एक आप समझिए ना कि असमत दरी है किसी भी नेशन के साथ, उसके सिस्टम के साथ। आइन की भी मैं कहता हूँ असमत दरियाँ तो बहुत हो चुकी ना, अब ये पूरी कौम के साथ है। अब 27वीं आइनी तरमीम का जो क्रक्स है वो ये है कि इस मुल्क में 2 शख्स हैं, उनको ताहयात अस्तस्ना है, जिनकी सबसे गंदी रेपुटेशन है बाय द वे पूरी दुनिया में, और सुप्रीम कोर्ट जो है वो ख़त्म कर दी गई है। तो ये इसका लबुलबाब। सर, आप मुशीर एहतसाब रहे, और बकौल आपके कि जितनी भी गिरफ्तारियाँ होती थी उसके पीछे कहीं ना कहीं फ़ायदा फ़ौज उठा रही होती थी या डायरेक्टली इन्वॉल्व होती थी, लेकिन बात आप पर आती थी और ये कहा जाता था कि जो करा रहा है शहजाद अकबर करा रहे हैं, सबके पीछे शहजाद अकबर है। उस वक्त आप इसके ऊपर क्यों नहीं बोलते थे और क्यों नहीं आके बताते थे कि भाई मैं किसी चीज़ में नहीं हूँ, जो करवा रहा है महकमा ज़राअत करवा रहा है? ਤੁਹਾਡਾ दिल से मौसूल चुकिया जाना। मैं तो देखो ना, मैं तो बाहर जाने पे कह दिया था महकमा ज़राअत करवा रहा है, तो मुझसे आधी रात आपने कहा कि ट्वीट कर दें, ठीक है। तो ये तो और बात होती है, लेकिन दूसरी चीज़ ये है कि देखिए, ये जो बार बार बात की जाती है ना, सब कुछ शहजाद अकबर करा रहा है, तो वो जो बड़े बड़े अखबार नवीस थे, जो सब थे, उनसे वो पूछ तो लेते हैं ना कि उसके पास इख्तियार क्या है। अब देखिए, अगर सबको ये लगता था कि, बल्कि मैं एक आपको और बड़ी बात सुनाता हूँ कि लाहौर में, पंजाब में एक 2020-21 में क्रैकडाउन शुरू हुआ। ये जो आपको पता है, जो यूजुअल बदमाश टाइप लोग होते हैं, गैंग्स होते हैं, अंडरवर्ल्ड के लोग होते हैं, उनके खिलाफ एक नए DIG आए, लाहौर में लगे, उन्होंने क्रैकडाउन शुरू किया, पकड़ दकड़ शुरू हो गई। मैं भी हफ्ते में 2-3 दिन लाहौर जाता था, तो मुझे जनाब बहुत सारे कुछ दोस्तों ने रब्ता किया कि यार आपसे ना कुछ लोग मिलना चाहते हैं। मैंने कहा जी कौन मिलना चाहता है? ये बस यार बड़े शरीफ लोग हैं। तो उनमें से उन्होंने कुछ नाम लिए, जिनमें से एक नाम ये तीफी भट्ट का भी था। मैंने कहा मुझसे क्यों मिलना है, क्या मसला है? वो कहते हैं कि जी शहजाद साहब हमसे नाराज़ हो गए, अच्छा, तो हमने इनसे माफ़ी मांगनी है और कुछ सुलह सफाई करनी है। तो मैंने कहा यार, आई वॉज एक्चुअली लिटरली, मुझे यूजली चीज़ों का पता होता है, मैंने कहा मेरा क्या ताल्लुक है यार? तो फिर मैं जिसे कहते हैं कि आउट ऑफ क्यूरियोसिटी मैंने कहा जी बुला लें उनको दफ्तर में। हाँ कि मैंने कहा जी बताएं। उन्होंने कहा सर आप हमसे अगर कोई गलती हो गई है तो हम हजरत चाहते हो। मैंने कहा आप लोग हैं कौन, मैं यार आपको जानते? उन्होंने कहा जी हमारे ऊपर क्रैकडाउन हो रहा है, फलाना ढमकाना, और सब कुछ पुलिस कहती है, जिनके साथ हमारी सेटिंग होती है वो हमें कहते हैं जी कि ये शहजाद साहब के हुक्म पे हो रहा है, तो जब तक वो नहीं कहेंगे तो मैं नहीं। मैं कहा यार मेरा क्या ताल्लुक? मैंने फिर वो पूछा वो पुलिस अफसर से जो इसके रिस्पॉन्सिबल थे। मैंने कहा यार ये क्या बकवास है, ये सारे लोग आके मुझे कहते हैं, कोई इधर बंदा पकड़ा जाता है वो कहते हैं जी तुम करवा रहे हो। मैंने कहा वैसे तो मुझे खुश होना चाहिए कि मैं इतना बदमाश हूँ, लेकिन ये मुझे तो पता भी नहीं है, पूरे मुल्क का माई बाप पूरे मुल्क बना। तो उन्होंने कहा सर बात ये है कि सियासी लीडर होते हैं, वजीर होते हैं, वो अप्रोचेबल होते हैं। काम तो हम ही सारा कर रहे हैं इनको सीधा करने का, लेकिन मसला ये है कि आपका नाम हम इसलिए ले देते हैं कि आपसे लोग डरते हैं, आपको अप्रोच ही कोई नहीं करते। मैंने कहा यार इस चक्कर में तुमने मुझे बड़ा बदनाम करवा दिया। तो इसी तरह से ये जो गिरफ्तारियां होती थी सब होती थी, उसमें भाई मुशीर एहतसाब किधर से आ गया? मुशीर एहतसाब के पास तो कानून के मुताबिक तो अपना चपरासी बदलने तक की वो जो इख्तियार नहीं है, तो मैं कैसे करा सकता था? क्या मेरे पास कुछ जादू की छड़ी थी या मेरे हाथ में कोई चीज़ थी? मतलब अजीबो गरीब ये चीज़ थी, और उस वक्त सवाल भी कोई नहीं करता था। मैं बताता हूँ ये होता क्यों था। इट वॉज कन्वीनियंट एंड ईजी। देखिए ना, एक अनइलेक्टेड मुशीर को इल्ज़ाम दे देना, उसको कुछ कह देना सबसे आसान काम है, और फिर वो एक फिगर बन जाती है, सारे कहते हैं जी यही करा रहे हैं, यही करा रहे हैं। जबकि इतने बेवकूफ़ वो नहीं थे जो बात करते थे, उन सबको पता था कि ये कौन करवा रहा है। देखिए ना, आज भी मिसाल के तौर पे अब ये कोई बंदा सोचे
मैं बार बार ये कहता हूँ कि हम मेरे साथ जो जुल्म हो रहा है या किसी और के साथ जो हो रहा है, इसमें कोई शहबाज शरीफ थोड़ा, ये उसकी ख्वाहिश तो बहुत होगी जी जी मेरे खिलाफ कुछ करने की, लेकिन उसके पास ही कुछ नहीं है। जी जी जब तक फौज ISI नहीं चाहेगी, ना किसी के खिलाफ कुछ हो सकता है। सजा और जजा का इस वक्त सिलसिला उनके हाथ में है, बिल्कुल तो ऐसे ये ही एक सिंपल सा जी। फैक्ट है। लेकिन सर ऑनेस्टली स्पीकिंग, आपके मुशीर एहतसाब बनने से पहले मैंने बचपन से लेके कोई 22-23 साल की उम्र तक ये सुना था कि पाकिस्तान में जो हो रहा है अमेरिका करा रहे थे। उस तो बाद मैं सुना कि शहजाद जो हो अकबर रहा है करा, शहजाद अकबर करा रहे हैं बस सर। मेरा ख्याल है फिर ये कंपनी की मशहूरी बहुत होगी, जी और उसी का वो कहते हैं ना सिला है कि आज हम 3.5 साल से एग्जाइल में बैठे हुए हैं। जी सर। सर इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मौजूदा क़यादत और उनकी जो एक हिकमत अमली है या जिस तरह से वो तहरीक को लेकर चल रहे हैं, इमरान खान की वो रिहाई की तहरीक हो या बाकी मामलात हो, आप क्या समझते हैं कि ठीक ट्रैक पे हैं या कुछ प्रॉब्लम्स हैं जिन्हें सॉर्ट आउट करना चाहिए? देखिए, ये बड़ा मुश्किल है किसी के ऊपर वैल्यू जजमेंट पास करना। जी मैं जी कोई नहीं होता पाकिस्तान से बाहर बैठकर ये कहूँ कि पाकिस्तान में जो उस जुल्म और फस्तायत के नीचे लोग बैठे हुए हैं वो दुरुस्त काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे। मुझे बाहर से बैठ के मैं कमेंट्री तो कर सकता हूँ, लेकिन मैं 100% उनकी मजबूरी और बेबसी को समझ नहीं जी जी सकता हूँ, तो इस चीज़ का मुझे अदराक है। सिर्फ एक चीज़ के ऊपर मेरा कमेंट है, और मैं अक्सर अपने प्लेटफॉर्म से, अपने यूट्यूब से करता रहता हूँ, और वो ये है कि तरतीब सीधी रखें। बाकी आपकी जो कोशिश है ना, वो तो ज़ाहिर बात है हालात और वाक़यात और आपकी सकत के मुताबिक जी ही जी होती है। तरतीब आपकी सीधी ये होनी चाहिए कि आपको एक दफ़ा इस बात का एहसास भी होना चाहिए और इस बात का आपको मान भी लेना चाहिए कि पाकिस्तान में तमाम फसाद और तमाम निज़ाम की बुराई की जो जड़ है, वो फ़ौज का अपने आपे और अपने इख्तियार और हर चीज़ से बढ़कर हमारे घरों में घुस आना है। जी जी अब आपकी तरतीब सीधी ये होनी चाहिए कि जब तक ये बात बिल्कुल रोल बैक नहीं होती 100%, जिसके इम्कान जो है ना मैं अब क्या कहूँ कितने हैं, तब तक चीज़ें दुरुस्त नहीं हो सकती। अब उसके अंदर रह के अगर हम ये रोज़ सोचें कि जी रोज़ एक नई आवाज़ उठती है कि जी टेम्परेचर को कम करें, भाई जी कितना जी कम करें? जी जी मतलब हम इस वक्त देखें ना, 1 महीना हो गया खान साहब से मुलाकात नहीं जी हो जी रही, तरह तरह की अफवाह साजी हो रही है उस बारे जी को बिल्कुल लेकर, ऐसे ही है। और हम इस वक्त ये सवाल भी नहीं कर सकते। अब हमारा मुतालबा देखें, आपने तो बड़े दावे कर दिए ना कि निज़ाम की बहाली, आइन की बहाली, इमरान खान की रिहाई, फलाना ढमकाना, वो तो ख़त्म हो गए। अब तो उन्होंने वो अब हमें इतना नीचे ले आए कि अब हम ये मुतालबा कर रहे हैं कि हमारी 10 मिनट के लिए खान साहब से खान साहब मुलाकात से करें। मुलाकात करें। तो आप जब स्पेस देते हैं तो जालिम है वो स्पेस लेता है। देखिए इमरान खान ने आपको क्या सिखाया, इसलिए मैं बार बार ये कहता हूँ कि अब हमारी उम्मीद जो है वो जवान है, जी जी नौजवान है, वो कुछ आके करें तो करें, क्योंकि इमरान खान जो सिखाता है ना, मैं ईया का नाबुदो व जी ईया का जी नस्ताइन, इसको ज़रा समझने की तो कोशिश करें ना। जी जी क्योंकि देखें, 1-2 लोग हिम्मत करेंगे ना, उससे फ़र्क नहीं पड़ना, लेकिन अगर 250 मिलियन हिम्मत करके इस बात को अपने ईमान का हिस्सा बना ले कि यार हम आपसे नहीं डरते, जी जी आप मुझे उठा भी लेंगे ना तो मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करनी, जी जी। तो फिर मैं समझता हूँ कि ये भाग जाएंगे, उससे कम पे अब मानेंगे नहीं। इमरान खान साहब को कब तक बाहर आता देख रहे हैं? सर, इमरान खान उस दिन बाहर आएंगे जिस दिन ये कौम जो है ना अपने आप को जहनी तौर पर इस फ़ौज की चुंगल से आज़ाद करा लेगी, जी जी और उससे फिर जो सिस्टम की आज़ादी होगी ना, उसी से इमरान खान बाहर आएगा। क्योंकि देखिए इमरान खान को जितना मैं समझ सका हूँ या जान सका हूँ, वो कभी भी नवाज शरीफ के रास्ते बाहर नहीं आएगा। जी ये आप समझ लें कि ये भी एक एब्सोल्यूट ट्रूथ है। तो अगर वो उसने नवाज शरीफ का रास्ता नहीं अपनाना, तो फिर उसकी आज़ादी का रास्ता जो है ना, इस निज़ाम की तब्दीली है। इस निज़ाम के होते हुए इमरान खान के बाहर आने का सवाल तो और अलग बात है ना, इमरान खान खुद भी बाहर नहीं आना चाहेगा। जी जी। आखिरी सवाल है सर, अगर ज़िंदगी में दोबारा मौका मिले, इमरान खान साहब वज़ीर आज़म हो और आपको दोबारा वज़ीर आज़म हाउस से कॉल आए और कहा जाए कि शहजाद आ जाओ दोबारा मुशीर एहतसाब बनना है, बनेंगे? सर, ये तो पता नहीं है कि बनूंगा नहीं, लेकिन मैं अक्सर एक्सप्रेशन के लिए लोग अंग्रेज़ी का सहारा लेते हैं। मैं पंजाबी में बता देता हूँ कि मेरी बीवी ने मैनू पा लम्या लेना है, अच्छा तो मार मार के ना उसने मैनू कुछ और बना देना है। देखिए, आपके साथ आपकी फैमिली सफ़र जी करती है। बिल्कुल। मेरे ख़ानदान ने बहुत सफ़र किया है जी जी पिछले 3.5 सालों में। मेरे बहन भाइयों ने, मेरी अहलिया ने, बच्चों ने, सब ने सफ़र किया है। देखिए, अब बात इमरान खान साहब के इक़्तिदार में आने की या नहीं है, या वज़ीर आज़म बनने की है या नहीं है। अगर पाकिस्तान में सही मानों में कभी कोई सही हकीकी आज़ादी खान साहब ने कहा वो आई, तो ज़रूर मैं इंशाअल्लाह जिस हैसियत में या जिस भी अपनी उस वक़्त मेरी जो ज़िंदगी की स्टेज जी होगी, जी मैं उसमें जो भी उसमें हिस्सा बटा सका तो जी ज़रूर बताऊँगा। जी जी
लेकिन वज़ीर मशीर मेरा ख़्याल है मेरे अब दिल में पहले भी ख्वाहिश नहीं थी। उस वक़्त भी मैं आपको ख़त्म करते हुए मुख्तसर सा किस्सा सुना देता हूँ। जब खान साहब ने मुझे कहा तो मैंने उनसे वक्त मांगा जी। और मैंने जाके एक तो अपनी वाइफ से मशवरा किया और एक मेरे उस्ताद थे, मेरे मेंटोर रहे, बॉस थे, सीनियर आदमी थे, तो मैं उनके पास गया और उनसे मैंने मशवरा, क्योंकि मैंने जब अपनी वाइफ से पूछा तो उसने कहा कि तुम उनसे ज़रा मशवरा कर लो, मैं तो खिलाफ़ हूँ। बाय द वे उसने कहा कि मैं खिलाफ़ हूँ, तुम्हें पॉलिटिक्स में नहीं जाना चाहिए वगैरह वगैरह। तो मैं उनसे जाकर दोस्त उनसे साहब से मशवरा किया। वो बड़े सीनियर, बड़े सीजन, बड़े लाइक फाइक इंसान है। उन्होंने भी फर्स्ट मुझे यही कहा कि यार छोड़ो, तुम अच्छा काम कर रहे हो, तुम्हारी अपनी प्रैक्टिस है, सब कुछ है, लाइफ पड़ी है, सियासत तो मैंने भी सारी ज़िंदगी देखी है, करके देखी है, तो इसमें कुछ नहीं। सो आई लेफ्ट हिज हाउस एंड आई डिसाइडेड कि मैं खान साहब को इनकार कर दूंगा। ही कॉल्ड मी बैक। अच्छा। 10 मिनट बाद मैं उनके घर से अपने घर की तरफ जा रहा था गाड़ी में, तो उनकी कॉल आई कि यार ज़रा वापस आ जाओ, बहुत ज़रूरी बात करनी है। मैं वापस चला गया उनके पास, बैठा तो उन्होंने मुझे बड़े एक जज्बाती सी तकरीर की और उन्होंने कहा देखो, हम हमेशा ये बात करते हैं कि मुल्क कब ठीक होगा, कब ठीक होगा, लेकिन जब तुम्हारे जैसे लोग ही इसके अंदर शरीक नहीं होंगे। इमरान इज़ अ वेल मीनिंग मैन, अगर वो ये करना चाहता है एंड आई नो कि वो वाकई ही हिज इंटेंशंस आर गुड, तो फिर ऐसे नहीं होना चाहिए कि तुम्हें अपने ज़ाती स्वाद के लिए इस चीज़ में हाथ नहीं बटाना चाहिए। यू मस्ट। उन्होंने एक जज्बाती तकरीर की, विचों दिल शायद मेरा भी है। तो बस इस बात के ऊपर यही बात जाके हमने अपनी अहलिया के सामने दोहराई कि जी उनका ये कहना है, तो उन्होंने कहा चलो फिर ठीक है, कर लो। तो इस तरह जनाब, तो ये वो है ना कि पहले भी कोई ख्वाहिश नहीं थी, अब तो बिल्कुल नहीं है। मैं ये समझता हूँ कि अब दोबारा अगर कभी खान साहब आए और मुझे उनकी मावनत करने का अगर मौका मिला, तो मैं बग़ैर किसी ओहदे शोदे के करना ज़रूर पसंद करूँगा। ओहदे के साथ नहीं, ओहदे के साथ मैं समझता हूँ इंसान जो है ना वो जंजीरों में भी जकड़ जाता है। वो जो है ना अकाब जो हैं वो अच्छा खुली फ़ज़ाओं में ज़्यादा अच्छा उड़ते हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम सर। आपने लंदन की मसरूफियत ज़्यादा ज़िंदगी जो है, नहीं वेले ही होते हैं हम, दिन में 3-3 व्लॉग करते हैं, हमने क्या करना है। फिर भी आपने सर वक्त निकाला, थैंक यू सो मच। हमने कोशिश की इस पॉडकास्ट में कि शहजाद अकबर साहब से जितने सवालात किए जा सकें वो करें और उनसे जवाब बात लेने की भी कोशिश की। अगले पॉडकास्ट के अंदर दोबारा मुलाकात होती है आपसे। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिएगा, वतन अज़ीज़ पाकिस्तान का ख्याल रखिएगा। इस वतन अज़ीज़ पाकिस्तान को और आप तमाम लोगों का अल्लाह हामी नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।